बिजली लाइट को भी, आपकी जो वेंटिलेशन है और जो आपकी कूलिंग एंड हीटिंग है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। लोगों को अवेयरनेस नहीं है एक्चुअली में, वो चाहते हैं कि वो खुद बना लें घर, किसी और को ना दें पैसे। सो बहुत सी गलतियाँ होती हैं और फिर बाद में वो परेशान होते रहते हैं, फिर कहते हैं एक बार दोबारा बनाना है। लाहौर में ना ये गार्डन टाउन में एक बड़ा अच्छा लेटेस्ट बना हुआ अपार्टमेंट था, वो ले लिया 3 बेडरूम। अब बनाया वो बिल्डर ने था, हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं और ऊपर कुछ 7वां या 6ठा फ्लोर है, उसका सारा पाइप जो है ना वो इकट्ठा एक ही डाला हुआ है, पैसे बचाए हुए हैं। अब ऊपर से आते 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 आके जो सबसे नीचे वाला अपार्टमेंट है, एक दिन हम आए हैं तो हमारे घर के अंदर सब पानी भरा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टार्टअपरेन्योर। आज हमारे साथ हैं सईदा शतीता फातिमा। वेलकम टू आवर शो। शतीता आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, एंटरप्रेन्योर हैं और अभी बल्कि एक ब्यूटी सैलून भी शुरू किया है। सो बहुत सारे मल्टीपल काम करती हैं, एक सक्सेसफुल विमेन एंटरप्रेन्योर है। तो इनसे आज हम डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात करेंगे और कैसे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है वो एक बड़ा मतलब मर्दाना प्रोफेशन समझा जाता है, तो कहाँ ब्यूटी कहाँ कंस्ट्रक्शन। तो वेलकम टू आवर शो जी। खैरियत से आप ठीक हैं? थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताएं कि पहले तो सिंपल वर्ड में मतलब ग्रीन आर्किटेक्चर क्या है एक लेमैन के लिए? ग्रीन आर्किटेक्चर वो है जहां हम पहले हुआ करते थे, ऑफ ग्रिड टाइप से। अब क्या हुआ कि जैसे वो अंग्रेजों ने हमें पहले लगाया ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, और अब वो दोबारा उन्होंने एक नया गिमिक बना लिया है कि ग्रीन आर्किटेक्चर आ गया है। ऐसा कोई जगह हो जो उसकी जो एनर्जी कम यूटिलाइज करता हो, जिसके अंदर पैसिव सोलर डिज़ाइन ऐड किया हो और उसका कार्बन फुटप्रिंट थोड़ा हो और अपनी हवा अपनी लाइट खुद जनरेट कर रहा हो। तो ऐसी बहुत इस तरह की बिल्डिंग्स हमें विलेज में मिल जाती हैं बहुत सारी, जिस तरह पुराने ज़माने के जो घर थे। लेकिन अब जो नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, उसमें तो आई डोंट थिंक कि ग्रीन आर्किटेक्चर, मतलब ग्रीन से बर्ड से ही फीलिंग आती है कि शायद कोई ग्रीन कपड़ा चढ़ा दे या कोई पौधे लगा दे उससे। लेकिन अब तो यहाँ प्रैक्टिस तो नहीं होता ग्रीन आर्किटेक्चर। अच्छा, मतलब ये अभी मतलब वेस्ट में वैसे ही नहीं है ना, वहाँ तो होता है। वेस्ट में तो काफी बिल्डिंग्स और चीजें कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी पॉसिबल है। हमारे पास भी पाकिस्तान में 2-3 बिल्डिंग्स हैं जो लीड सर्टिफाइड हैं, सस्टेनेबल बिल्डिंग्स। लेकिन उस तरह से वो अपनी कार्बन एनर्जी जो है ना, वो उसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो जीरो नहीं है। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग या घर बनाना जो है ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव होता है आम घर से? चाहे तो बन जाता है एक्सपेंसिव, ना चाहे तो सस्ता भी हो सकता है। अच्छा, यानी सिंपल तरीके से भी हो सकता सिंपल तरीके से रहे, प्लस्तर ना कराएं, ईंटों वाले घर में रहे। और उसको हम मतलब कैसे मतलब ऐसा भी हो जिससे कि वो एक इन फैशन भी रहे और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो, ऐसे भी कोई सोल्यूशन है? ऐसा सोल्यूशन होता है लाजमी। मेरे अपने केस के अंदर, क्योंकि मेरा जो बैचलर्स है वो आर्किटेक्चर में है, उसके बाद मेरा जो आई हैव 2 मास्टर्स। जो एक है मेरा वो सस्टेनेबल डिज़ाइन में है और दूसरा वाला इंटीरियर डिज़ाइन में है। तो सस्टेनेबल और इंटीरियर को पहले मैं काम कर रही थी उसके ऊपर, बाद में मैंने इंटीरियर डिज़ाइन और सस्टेनेबल को मर्ज करना स्टार्ट किया। मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं काम करती थी ना, तब मुझे अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर मुझसे ये इस तरह की जो मॉडर्न जैसे DHAs और सोसाइटीज़ में घर बनते हैं ना, इनकी एलिवेशंस होती हैं, फसाड्स पे टाइलें लगी होती हैं, मुझसे नहीं बनती थी। और मेरे क्लास फेलोज थे, वो बनाते थे, एलिवेशंस अच्छी अच्छी बनाते थे। तो मुझे ये फीलिंग आती थी कि ये इनको बहुत आता है, मुझे नहीं आता। अब सोचें कि वो ज़माना आ गया कि मुझे ये फीलिंग आने लग गई है कि सिंप्लिसिटी जो थी ना, उसको एक्चुअली में एक एक्सेलेंस या आप कह सकते हैं कि कुछ चाहिए था। हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है, तो मेरा एक्चुअली जो स्टाइल है ना वो इस तरफ को मूव कर गया है, सस्टेनेबिलिटी में, बिल्कुल सिंप्लिसिटी के ऊपर, मड हाउसेस पे, ब्रिक के काम के ऊपर, प्लास्टर के ऊपर। अच्छा, वो बाय द वे आपने DHA की बात की, तो वो कुछ सुना है कि DHA में कुछ ऐसे बहुत वेल नोन आर्किटेक्ट हैं जिनका बहुत ज़्यादा DHA में काम है, बट वो आर्किटेक्ट नहीं है। तो ये मतलब है ऐसा कोई वैसे वाकई? ऐसे है तो सही, हाँ हाँ हाँ, लेकिन अब असल बात ये होती है कि फिर जो नहीं आर्किटेक्ट होते वो अपने पास मतलब वो आर्टरप्रेन्योर होते हैं, अपने साथ कोई और आर्किटेक्ट्स रख लेते हैं और उनका काम चल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे कोई, मतलब, लेकिन अच्छा, ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल रिड्यूस करने के लिए कोई ऐसे कोई डिज़ाइन फीचर्स हैं जिनको कि अगर हम घर प्लान करते हुए करें तो उससे कोई, क्योंकि आजकल तो बिजली बहुत बड़ा एक मेजर बिल्कुल है। एक्सपेंस है।
बिजली लाइट को भी, आपकी जो वेंटिलेशन है और जो आपकी कूलिंग एंड हीटिंग है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, उसमें ये होगा कि आप शुरू में थोड़े से पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम जाते हैं खाना काबा उम्रे पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर से ओपन होता है, लेकिन फिर भी फर्श जो है वो ठंडा रहता है क्योंकि वो मार्बल है। तो इस किस्म की चीज़ें जो आप इस्तेमाल करें जिससे 2-3 चीजें ऐसी काम लेमैन के लिए क्या हो सकती हैं कि कोई डायरेक्शंस हो सकती हैं। जैसे वेस्ट है, पंजाब के लिए बताऊंगी स्पेसिफिकली, वेस्ट साइड जो जगह होती हैं वहाँ उसको अगर आप बंद कर दें, वहाँ से कोई ओपनिंग ना रखें, और ऐसी जगहों पे ओपनिंग्स रखें जहाँ से आपकी जो सनलाइट है और जो विंड है वो डायरेक्शन वही हो जो उस एरिया की है, ताकि आप विंड को कैच करें और उसको फिर बाहर निकालें। और उसके बाद ऐसा है कि जिस साइड पे अगर वेस्ट है और आपको फिर भी ओपनिंग देनी पड़ रही है तो आप वहाँ पे अपनी जो विंडोज़ हैं वो डबल ग्लेज कर लें ताकि हीट जो है वो मेंटेन रहे अंदर, बाहर ना जाए। और इस किस्म की बहुत सी चीज़ें हैं। कुछ जिस तरह छतों के ऊपर अब हम लोग फॉल सीलिंग करते हैं तो फॉल सीलिंग से इंसुलेशन डेवलप हो जाती है। अब पहले वॉल्स थिक करते थे, अब क्योंकि जगह बहुत छोटी होती, पहले लोगों के पास बड़ी बड़ी जगह होती थी, अब जगह छोटी है तो वो ज़ाया नहीं करते, 9 इंच की दीवार बनाते हैं। लेकिन वो 9 इंच की दीवार के लिए फिर इस तरह है कि आप बीच में कैविटी रख लेते हैं, इंसुलेशन रख लेते हैं। तो इस किस्म की चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है। जब आपका घर, अभी मैं जिस घर में रहती हूँ मॉल टाउन में, उसकी 22 इंच की दीवारें हैं, और 22 इंच की दीवार की वजह से इस बड़े साइज का कमरा जो मास्टर बेड का फुल बड़ा साइज होता है उसके अंदर हमने 1 टन का एसी लगाया हुआ है। और क्योंकि वो एक दफ़ा एसी से आप ठंडा हो जाता है उसके बाद फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं मतलब मॉडल टाउन तो अगर आप वैसे भी देखें हाँ, आई थिंक उसका टेम्परेचर डाउन ही है पूरे उससे, उसका अपना डिजाइन भी इसी एज ए तरह का है। सोसाइटी भी कि वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई ट्रैफिक उस तरह फंसती है कभी नहीं, डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग। और फिर उसमें जो बहुत अच्छा पुराने निज़ाम है उनका। घर बने हुए हैं वो भी कमाल अभी तक देखी, मतलब आई थिंक 100 साल ऑलमोस्ट होने लगे मॉडल टाउन को, और अभी बिल्कुल, भी हाँ। बहुत सारे घर कमाल वो हैं। अच्छा, ये जनरली जो लोग घर बनाते हैं, क्योंकि एक तो घर बनाना मेरे ख्याल है कोई जिंदगी में एक दफा ही कोई घर बनाता है ना, तो वो शायद वो एक दफा बनाता है तो बहुत वो सीखता ही है। मेरे ख्याल पहले घर पे तो शायद आप बहुत सारी गलतियां करते हैं, सीखते तो जनरली लोग क्या आपको लगता है कि घर बनाते हुए बहुत ज्यादा गलती क्या करते हैं हमारे यहाँ? मैं आपको एक इसके ऊपर बड़ी मजे की बात बताती हूँ। लोगों को अवेयरनेस नहीं है एक्चुअली में, वो चाहते हैं कि वो खुद बना लें घर, किसी और को ना दें पैसे। और मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है, कोई पुराने जो रिटायर हुए हुए लोग या कोई आर्मी ऑफिसर अपना घर बना रहे हैं, सर पे जी वो बाबा जी बैठ गए थे कुर्सी डाके, उन्होंने खुद बनाया घर। उसमें बहुत सी गलतियां होती हैं और फिर बाद में वो परेशान होते रहते हैं, फिर कहते हैं एक दफा दोबारा बनाना है। असल में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होती है ना, तो लाइफ में एक बंदा ज्यादा से ज्यादा एक घर बनाता है या मैक्सिमम 2 बना लेगा। तो जो मिस्टेक्स है ना, उसमें पहली मिस्टेक तो ये कि आर्किटेक्ट हायर नहीं करते। अब जाके हल्की सी लोगों को अवेयरनेस आना शुरू हुई है कि आर्किटेक्ट को हायर करे। ये एक जिस तरह लाइसेंस डिग्री है, लाइसेंस्ड होने का मतलब ये है कि इसके ऊपर जिम्मेदारी है। जैसे एक डॉक्टर के ऊपर जिम्मेदारी है तो उसके ऊपर भी जिम्मेदारी है। अब क्या है कि थोड़े से पैसे बचाएंगे, वाटर प्रूफिंग नहीं कराएंगे नीचे। अगर फॉर एग्जांपल नीचे जो है वो आपकी ज़मीन ऐसी है, वहाँ पे कलर है, कोई फ्लोरेसेंस है, तो वो वहाँ पे कहते सल्फेट फ्री आपको सीमेंट यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज सीमेंट अपना बॉन्ड छोड़ देता है। और वो जो उसका बॉन्ड नहीं बनेगा नीचे तो फिर वो भुरना शुरू हो जाएगा, फिर उससे जब उतरेगा फिर पानी जाएगा दीवारों से ऊपर जाएगा, डीपीसी नहीं बनी होती। इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि अगर एक किसी टेक्निकल बंदे को ऐड कर लिया जाए और उसकी बात सुनी भी जाए तो बहुत चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मैंने अभी तक जितने भी घर बनाए हैं, मैं बहुत ज़्यादा घर नहीं बनाती, मेरा काम ज़्यादातर जो है ना वो कमर्शियल और रिटेल्स और इंटीरियर और उसकी तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो गया। उसके बाद ही फिर मैंने सोचा कि एक मास्टर्स भी मैं इंटीरियर का कर लेती हूँ, ताकि इंटीरियर का काम ज़्यादा आ रहा है तो मैं थोड़ी जो है ना वो सेटिस्फाई हूँ कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ साथ में। तो ये प्रॉब्लम आती है। वो वहाँ पे अगर आपने 1 करोड़ का घर बनाना है ना, तो उसमें 5 या 8 लाख रुपया जो है ना, 5-8 तक का जो एक्स्ट्रा लगेंगे पैसे, वो लोग नहीं लगाते। और एक और जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि उनको ये लगता है कि ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर जो है ना ज्यादा पैसे लगने हैं और इंटीरियर पे कम पैसे लगने हैं। वो उन्होंने 60-40 रखा होता है, ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में बराबर ही होता है या बढ़ जाता है इंटीरियर का काम। तो उनकी सोच में नहीं होता, वो क्या
ईंट रोड़े वगैरह जो होते हैं ना, उसको ही सोच के घर समझ लेते हैं। अब अक्सर जैसे घर पता लगता है, फिर आधी चीजें रह गई हैं फिनिशिंग के टाइम पे, और वो मैंने देखा वो जिन घरों की वो चीजें रह जाती हैं वो फिर रह ही जाती हैं, फिर वो फिर फिर बहुत नहीं साल होती। हाँ, मैं वो बात आपको बताने लगी थी, ज़हन से निकल गई थी। ये एक कोई खातून थी, उन्होंने लेक सिटी में घर बनवाना था, और फोन किया तो मुझे कहने लगी कि एक बात तो मुझे पता है, घर कोई भी बनाए ना तो यहाँ पे दीमक बहुत ज्यादा है और यहाँ पे सीपेज बहुत ज्यादा है। अच्छा, दीमक तो चलो मिट्टी में होती है, सीपेज कैसे होती है? उनको ये लग रहा था कि सीपेज कोई बीमारी होती है, कोई कीड़ा होता है जो हर घर में आता है। तो मैंने कहा नहीं, इसके लिए अगर आप आर्किटेक्ट रखेंगे तो सीपेज नहीं आएगी। कहते नहीं नहीं, ऐसा मैंने आज तक जिंदगी में कोई घर नहीं देखा जिसमें सीपेज ना हो। तो मतलब वो दीमक की तरह उसको भी कुछ समझ रहे थे। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग ठेकेदार की बात ज्यादा शायद समझते हाँ, हैं एज कम्पेयर टू आर्किटेक्ट। ठेकेदारों की तो लड़ाइयां ही रहती है ना। ये तो मेरा ख्याल है डीएचए आया है तो उन्होंने ना ठेकेदार और आर्किटेक्ट की दोस्ती कराई है कि यार चलो हम दोनों मिलके बनाते हैं। अच्छा ये बताएं कि मतलब किसी के पास छोटी जगह है बट वो ऐसा घर बनाना चाहता है जो थोड़ा बड़ा लगे, तो वो मतलब कैसे कोई हो सकता है डिजाइन से ऐसे? जरूर हो सकता है, ऐसा बने, ओपन प्लान बनाए और सिंबॉलिक पार्टीशंस हो उसके अंदर, ज्यादा डिविजन्स ना हो, कमरे ज्यादा ना हो, और वर्टिकल जो है वो डायमेंशंस की बजाय हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस के ऊपर काम करें। फ्रंट की विंडो अगर बाहर से भी बड़ा दिखाना है तो ऐसे हॉरिजॉन्टल हो, बीच में डिवीजन ना आ रही हो। आपने आप उस विजुअलाइजेशन के साथ खेलना भी तो होता है ना। अच्छा ये बताएं कि अच्छे आर्किटेक्चर काम के लिए क्या मतलब हमेशा बजट भी बहुत ज्यादा चाहिए होता? कह तो सही रहे हैं, बजट तो चाहिए होता है, लेकिन ये है कि जितना चाहिए होता है उतना ही चाहिए होता है। लोगों की परसेप्शन इसके बारे में गलत है। वो नॉर्मल बंदे से पूछ लेंगे, मतलब आज के दौर में मुझे समझ नहीं आती, लोग ऑनलाइन पूछ रहे होते हैं कि जी पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है, 2600 रुपए पर स्क्वायर फीट में कर रहे हैं, 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट में कर रहे हैं। हम घर बनाने बेचने के लिए बना रहे हैं, लेकिन हमसे 2600 में पूरा नहीं हो रहा। हमारा सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर ही 3500 पे चला जाता है। 1000 रुपए का फर्क हम कहाँ निकाले, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। मतलब मेरी समझ से बाहर है। हमने चौकीदार भी रखना है, हमने सुपरवाइजर भी रखना है जो देखे, नुकसान ना करे हमारा, मटेरियल की ख्याल भी करना है, लेकिन मतलब एक्चुअल कॉस्ट इतनी आती है। और लोग मुझे मतलब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि लोगों को ये नहीं पता कि यार आप अगर किसी और के पैसे यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्ट या कॉन्ट्रैक्टर को आपका घर बनाने में नुकसान हो रहा है, या तो वो आपके पैसे खा रहा है, ठीक है, और आपकी क्वालिटी डाउन कर रहा है, और आप क्यों एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपने पैसे बीच में डाले? ट्रू है ना, कोई डोनेशन तो नहीं चल रही ना यहाँ पे कि भाई रहना किसी और ने और पैसे आर्किटेक्ट डाल दे बीच में। तो यानी कि लोग एक फिक्स वो दे देते हैं कि नहीं जी इतना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। हाँ, अच्छा, ये थोड़ा अजीब है। इसको एड्रेस करने के लिए ना, एक तो मैंने थोड़ा सा घर करने कम किया है, मेरे पास वही ज्यादा क्लाइंट आते हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, और दूसरा ये कि मैं खुद के अपने बना के एज अ सैम्पल बेचने की तरफ आ गई हूँ, क्योंकि मेरे से ये चिक चिक खत्म हो गई। मतलब 5 मरलाज वाला क्लाइंट तो अब मैं लेती नहीं हूँ। इसलिए नहीं कि वो छोटा प्रोजेक्ट होता है, इसलिए होता है उस बेचारे के पास अकल भी उतनी है और जराए भी उतने ही है, और उसने दूसरे को तंग ऐसे करना है जैसे उसने उसको खरीद लिया। तो वो अब उससे फिर बंदे को टेंशन भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये मतलब क्या वजह है कि हमारी ज्यादातर सिटीज जो हैं बहुत अनप्लान्ड सी क्यों हैं? मतलब अभी भी हम देखें तो वही बात है, जैसे मॉडल टाउन को कंपेयर करें और फिर उसके बाद आप लाहौर की बाकी सारी डेवलपमेंट को देखें, मतलब बहुत क्वालिटी का आज भी फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन आपने ये देखा है कि मॉडल टाउन के अंदर जो लोग रहते हैं 12-12 केनाल के घर में रहते हैं, 6 केनाल के घर में रहते हैं, 3 केनाल के घर में रहते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनका सीमेंट का घर होता है, पेंट तो नहीं किया होता, आपने देखा है, या वाइट पोचा लगाया होता है, घर में रह रहे होते हैं वो। अब वो लग्जरीज जो बाहर खराब होनी है, धूप में जानी है, कुछ है लोग टाइलें लगा के और पता नहीं क्या कुछ करके वो शक्ल ऐसी बना देते हैं। नहीं तो जो शहर भी जो हमारे जो हैं, हाँ, जिससे अब लोग अब आ रहे हैं, वो छोटी सी जगह लेते हैं। सॉरी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन स्किप कर दिया। वो जो दूसरे शहरों से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और आके वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, अब ये छोटी छोटी ऐसी सोसाइटीज बनने लग जाती हैं जो कि रिश्वत दे के अप्रूव करा ली, फिर वो उसमें लोग रहने लग गए, फिर केस चल गया, फिर वो अब जब रह रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर वो पूरा ही करना पड़ता है। तो वो जो अनप्लान्ड है ना, वो स्लम्स बन गए होते हैं उसकी वजह से जो है ना।
तो आपके ख्याल में क्या ऐसा फर्स्ट स्टेप है जिससे कि जो हमारी जो पब्लिक स्पेसेस हैं शहरों में उनको बेहतर किया जा सकता? अब स्टार्ट तो हो गया इसके ऊपर काम, वर्टिकल जा रहे हैं लोग। लाहौर में बहुत से एरियाज हैं, गुलबर्ग तो मेरा ख्याल है पूरा ही शायद वर्टिकल हो जाए। अच्छा, मतलब वर्टिकल भी आपको लगता है कि ये सोल्यूशन है कि ये फैशन ही है? मुझे लगता है सोल्यूशन है। देखिए, बहुत सारे 100 फैमिलीज मिलके एक कम्युनिटी बनाते हैं। वर्टिकल जो बिल्डिंग होती है वो एक कम्युनिटी होती है ना, जिसके अंदर फैमिलीज रह रही हैं, उनकी कार पार्क भी अंदर ही है, सिक्योरिटी भी अंदर ही है। एक फैशन तो नहीं लगता मुझे, मुझे जरूरत लगती है, क्योंकि जो अर्बन स्प्रॉल है उसको रोकने के लिए आपको फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पे वो जो लोग कहते हैं ना, ये जमीन खरीदनी चाहिए, अभी तक माइंडसेट तो यही है ना कि माइंडसेट, जमीन की ओनरशिप होनी चाहिए। तो लेकिन ये जैसे अगर हम देखते हैं ज्यादातर जगह पे तो अभी जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो शायद उस तरह लोग रह नहीं रहे हैं जितनी बिल्डिंग्स उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो हाई राइज बन रही है ना, अब शायद एक दो बिल्डिंग्स को अच्छी भी बन रही हैं अब, क्योंकि लोग यहाँ पे अब रिलाई नहीं करते बाहर से आर्किटेक्ट, जिनको अवेयरनेस होती है बाहर से ले आते हैं अपना आर्किटेक्ट, और अच्छे लोग भी हैं, बहुत काम यहाँ पे हो रहा है। ये जो क्या कहा जा सकता है इस बात को, हाँ, उनकी क्वालिटी है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं भी रही हूँ, मैंने सोचा मैं अपना फुटप्रिंट छोटा करती हूँ और मैं एक अपार्टमेंट में जाती हूँ, तो मैंने लाहौर में ना एक गार्डन टाउन में एक बड़ा अच्छा लेटेस्ट बना हुआ अपार्टमेंट था, वो ले लिया, 3 बेडरूम। मतलब मेरी लाइफ का वो 2 years वॉज द बेस्ट पार्ट। बहुत मजे के थे, मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी, बच्चे अंदर रहते थे, सब लोग खेलते थे, मुझे पता है गेट से बाहर नहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे, बच्चों की आपस में कम्युनिटी है और लोगों के बच्चे हैं, उनसे खेल रहे हैं, सिक्योर हैं। वहां क्या प्रॉब्लम आने लगी, अब बनाया वो बिल्डर ने था, उसमें क्या प्रॉब्लम आने लगी कि ऊपर का फ्लोर है, हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं और ऊपर कुछ 7वां या 6ठा फ्लोर है, उसका सारा पाइप जो है ना वो इकट्ठा एक ही डाला हुआ है, पैसे बचाए हुए हैं। अब ऊपर से आते 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 आके जो सबसे नीचे वाला अपार्टमेंट है, एक दिन हम आए हैं तो हमारे घर के अंदर सब पानी भरा हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और जो बीच में स्टेप्स होते हैं ना, उनको मिस करने से लोगों को ये बात पता नहीं चलती कि वो जो स्टेप्स हैं उनको आप मिस करेंगे तो आपका अपना ही नुकसान होगा, लॉन्ग टर्म पे तो नुकसान होगा, उस वक्त तो बन जाएगा, पता नहीं है आपने शशका वगैरह किया और सब हो गया, लेकिन उसमें इतने ज्यादा आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग के फॉल्ट्स थे कि मेरे जैसा बंदा जो कि खुद ये काम करता हो वो मतलब मुझे छोड़ना पड़ा वो। मतलब वही कि भाई, और ये एक है कि जनरली लगता है कि अच्छा जो इस तरह बिल्डर की बनी चीज़ है उसमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन आई एम श्योर अब अच्छे बिल्डर्स भी आ रहे हैं। और तो आपको क्या लगता है कि ये जो घर का, घरों के बनाने का, घरों का मतलब फ्यूचर किस तरह का है, मतलब किस तरह के घर आने वाले वक्त में ज़्यादा लिवेबल और सेलेबल होंगे? मुझे तो लगता है कि लोग जो हैं वो, जैसा मेरा खुद का प्लान ये है, मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना, और मेरा ख्याल है 6-7 साल यहाँ काम करेंगे, उसके बाद हम गाँव चले जाएंगे हमें तो शहर पसंद ही नहीं है। हमारा आई डाउट होता है कि हम वीकेंड के ऊपर जो है वो चले जाते हैं गाँव जाके, ना अब फोन खुले, ना कोई सिग्नल आए, ना बिजली आए, सुकून से रहे। तो मुझे लगता है कि ऑफ ग्रिड हो जाएंगे लोग, तो आहिस्ता आहिस्ता शहरों से वापस लेंगे लोग और जाना शुरू कर देंगे। बहुत नफसा नफसी है यहाँ पे। तो ये जो एआई है हर फील्ड को इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये एआई टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर में कोई रोल प्ले कर रही है या करेगी? बिल्कुल कर रही है, और अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले है, क्योंकि अभी इसमें ऐसा उस तरह से आया नहीं है कि आप इमेजिनेशन जो है, मतलब ऑब्वियसली एआई को आपने प्रॉम्प्ट देना है तभी उसने काम करना है ना। तो कोई भी बंदा जब तक उसके पास वोकैबुलरी नहीं है वो प्रॉम्प्टिंग नहीं कर सकता। अच्छी वोकैबुलरी होगी तो ही वो प्रॉम्प्ट करेगा, तभी वो अच्छा काम करवा सकेगा। और एआई से हो क्या रहा है, मुझे तो बहुत वैसे फायदा हुआ है, 2-3 बंदों की सैलरियां कम हो गई है So if you are using and it's मैं तो बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। मैं टेक को जो है ना, मेरा एक मसला है, मैं फॉरेन लेटेस्ट चीजों को वो करती हूँ, अडॉप्ट कर लेती हूँ और जल्दी करती हूँ। लेकिन अभी फिलहाल जब से ये हुआ है ना कि फोन हर 2 दिन बाद नया आ रहा होता है, कुछ होता है, फिर मैंने अपने आप को थोड़ा ब्रेक दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता, एटलीस्ट 2 साल तो फोन रखो तो सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और हो जाता है। ओके, तो अच्छा ये बताएं कि आपको आर्किटेक्चर में सबसे ज्यादा कौन सी चीज इंस्पायर करती है? मुझे मिट्टी। अच्छा, तो उसको आप कैसे, मतलब आप कोई यूज भी करती है अपनी इंस्पिरेशन को या? नहीं, मैं करती हूँ यूज। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि लोग यूज करने देते नहीं है मिट्टी। मेरा ख्याल है मैं खुद ही इसको यूज करूंगी मेरे गांव में एक कमरा बनाया है, उसको मिट्टी का ही बनाया है, मिट्टी की उसमें चीजें लगाई हैं,
जिस तरह बाकी लोगों का होता है। तो मेरा ख्याल है आगे मैं इसके ऊपर काम करूंगी। जो मेरा लास्ट वाला घर होगा, मुझे ऐसा लगता है ऐसा घर होना चाहिए जो मेंटेन हो जाए आसानी से, मिट्टी के ऊपर मिट्टी गिरे कोई मसला ही ना हो। अच्छा, वैसे तो जो पहले घर थे जैसे मॉडल टाउन वाले, तो लाइमस्टोन से वाले बनते थे जी, और हाँ। वो ओवर द इयर्स वो बल्कि स्ट्रांग होता जाता है बजाय ये कि सीमेंट जैसे अपना जी छोड़ता है। एक्चुअली लाइमस्टोन का एक केमिकल फॉर्मूला से ही जो है वो आगे सीमेंट और बॉन्ड्स नई डिफरेंट चीजें बनी है ना, तो वो अब एक्सपेंसिव पड़ेगा लाइमस्टोन। वो तो सीमेंट से महंगा जी हो महंगा गया। पड़ेगा जी, अदरवाइज बहुत बेस्ट है, कोई मसला तो नहीं था इसमें। अच्छा, मतलब आपका सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कौन सा रहा आज तक? चैलेंज में मुझे तो बहुत मजा आता है। अच्छा। मैं हमेशा चैलेंज ले लेती हूँ। मुझे एक आज वो इस उससे प्लेटफॉर्म से बात कर रही हूँ तो एक चीज मुझे अच्छी लगती पाकिस्तानियों की, वो ये कि उनके अंदर ना अप्रिसिएशन वर्ड नहीं है। मतलब मैंने कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स बहुत सारे किए हैं जिनके साथ गोरा इन्वॉल्व था ना, इतना प्रोफेशनली लेके चलते हैं कि कोई पेंडिंग टास्क है, लिस्ट बनाएंगे, कहेंगे जी 70% पेमेंट हो जाएगी, 30% रह जाएगी, ये पेंडिंग लिस्ट है, 5 आइटम्स ये पूरे करें हो जाएगी। और तब वो आपसे इनॉग्रेशन भी कराएगा, आपसे मिलेगा भी, सब कुछ करेगा। पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, उनका मसला ये है, उन्होंने कहना यार आखिरी पेमेंट जो है ना, उन्हें इसलिए मारनी है, तू है गलती की सी, तू है कीता सी, लड़ना शुरू हो जाते हैं। और वो मतलब एक बंदे ने आपके लिए काम किया है जिसमें आपने शायद घर में पूरी जिंदगी रहना है, तो एक पॉजिटिव होना चाहिए ना, रिलेशनशिप बन जाती है। ट्रू, तो सही है। तो वो मतलब है ये कि जो आजकल जो करंट डिजाइन के ट्रेंड है, उसमें से कौन सा डिजाइन का ट्रेंड है जो आपको पर्सनली बहुत बुरा लगता? मुझे मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा टाइलें और ये जो फ्रंट पे लगा देते हैं ना, मुझे मॉडर्न घर ये वाले अच्छे नहीं लगते जो हमारे इसमें जा रहे हैं। जो टच मी नॉट नहीं होते, मतलब ऐसे आप जाएं तो लग्जरी ही लग्जरी हो, लग्जरी ही लग्जरी हो, वो मैं उससे घबरा जाती हूँ। अच्छा मैं करती हूँ काम, बड़ा गॉडी किस्म का जैसे कोई बहुत वो हाँ हाँ। मेरा जो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसमें मुझे चैलेंज से मजा आता है। मैं टाइम चैलेंज ले लेती हूँ, मैं इसलिए रिटेल्स करती हूँ, ऑफिसेस जो होते हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस, रेस्टोरेंट्स बहुत सारे किए हैं, उसमें ना चिक चिक नहीं होती। 3 months का टाइम होता है, 90 days में प्रोजेक्ट देना होता है। तो आपको पता है कि क्लाइंट के पैसे लग रहे हैं, उसको होता है कि यार 3 months में करे ये काम, उसमें हमें कुछ बच भी जाता है। बल्कि अब घरों के प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, आपने 2 महीने 4 महीने का कहा था और 1.5 साल लग जाते हैं। True. तो ये इस किस्म के इश्यूज हैं। तो लेकिन ये है कि एक हमने प्रोजेक्ट किया था, ये इस बिल्डिंग का नाम है ये जो अस्करी टावर, लिबर्टी राउंड जी। जी। तो वहां पे एक सॉफ्टवेयर हाउस था, वो 16,500 स्क्वायर फीट और कोई 200 लोगों की जगह थी वो, और उसका डिजाइन प्लस एवरीथिंग 100 days में करना था। और उसको जब मैंने मैनेजमेंट की ना उसकी 100 days में पूरा करने की, आर्किटेक्चर तो मैं बहुत दफा कर चुकी थी, इंटीरियर भी कर चुकी थी, वहां से मैंने वो मैनेजमेंट काम करनी शुरू की कि कैसे मैं काम करूंगी, बैकएंड पे क्या हो रहा होगा, 100 दिनों में ये पूरा कैसे होगा, जगह बहुत ज्यादा थी। और वो हमने 99 डे में खत्म कर लिया था, और बड़ा अच्छा चैलेंज भी था, बहुत मजा आया था। अच्छा, बाय द वे आप मतलब जितने मर्जी आप खुद प्रोफेशनली चीजें करो, बट यू आर वेरी ह्यूमन रिसोर्स डिपेंडेंट फील्ड है ना, तो वो उसमें तो मतलब यू फील के मतलब उसके बहुत चैलेंजेस हैं, उनको मेंटेन करना, उसकी टाइमलाइंस, लोगों की मिस कमिटमेंट्स। बाय गॉड, आप इमेजिन नहीं कर सकते। खैर हर जगह के ऊपर ही एचआर के इश्यूज तो होते ही हैं। तो पाकिस्तान में एचआर का इशू ना हो तो क्या क्या बात है। बढ़ गया है शायद कुछ अर्से बढ़ गया है ये जब से हमारी जेनजी आई है ना। बहुत ही ना कोई रिस्पेक्ट है ना कोई क्या कहते हैं, अभी काम सीखा भी नहीं है, और सबका दिल है बस पैसे कमाएं। होता क्या है कि मुझे हर दफा जब बातें सुननी पड़ती है ना, मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चीजें करती हूँ, वो बंदों की वजह से सुननी पड़ती हैं। घर जाएंगे फोन उठाना बंद कर देंगे, और अब एक साइट है जो दिन रात चल रही है, तो सुपरवाइजर का काम है ना कि वो करे। ये तो नहीं है कि जो ओनर है वो खुद रात को जागा हो कि इंटों का ट्रक उठ दुराओ और ये करो। तो एचआर का बहुत सख्त इशू है। अब आई डोंट नो कि मतलब मेरा एक टाइम पे तो ये दिल चाहा कि मैं ऐसा करती हूँ कि इंस्टीट्यूशन खोलती हूँ, और मेरे कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री के लोग हैं ना, उनको खुद ट्रेन करती हूँ, और मतलब लड़कियां प्लम्बर बनाती हूँ, लड़कियां इलेक्ट्रिशियन बनाती हूँ। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम तो करेगी ना, उनको जल्दी होती है घर जाने की, तो अच्छे से अपना काम पूरा करके जाती हैं।
तो मतलब इतना मैं तंग आई कि मैंने सोचा कि मैं अपने बंदे खुद ट्रेन करूं। फिर मुझे आइडिया आया कि एक इंस्टीट्यूशन बनाऊंगी जिसके अंदर ऐसे ट्रेनिंग करूं, अच्छा आइडिया टाइल लगाने की ट्रेनिंग। एग्जैक्टली आई थिंक मेरे ख्याल इस फील्ड में बहुत जरूरत है लोग ट्रेंड लोग होने की। बिल्कुल। हाँ। असल में बात यह है कि यहाँ पे ना लेबर की पैसे बहुत कम है ना, मजदूरी इतनी कम है कि वो बंदा कहता है कि मतलब ठेके पे भी आप दे दो ना। अच्छा यहाँ पे मेंटली पता नहीं लोगों का क्या इशू है। अगर आप उनको पर डे पे वेजेस पे काम कराओ तो उन्होंने 2 दिन का काम 10 दिन पे ले जाना है। अगर आप उनको ठेके के ऊपर काम दो तब वो इस बात पे इजी हो जाएंगे, तो सीधे ठेका देता है ना, खैर है। अच्छा उनको ये नहीं होगा कि खुद जल्दी करके फारिग हो। हाँ, फिर गंदा मंदा काम करके वो जल्दी वो मतलब इस अजीब अजीब से लोग होते हैं, आई डोंट नो। जो ये पर्टिकुलर इस तरह के काम है जो राज मजदूर और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इसमें ये भी है कि अच्छा अगर आप चाहो कि आप बहुत लोगों को अच्छी तरह से पे करते रहो, वक्त पे पे करते रहो, तो पैसे लेके फिर उसके बाद फिर कहीं तो हो जाते हैं। अच्छा अब देखिए ये एक हदीस है ना कि मजदूर की पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी आपने देनी। बिल्कुल। मुझे ये लगता है एक नया रूल जो है ना, मैंने अपने दिल में ये डेवलप कर लिया है कि अल्लाह मियाँ मेरी नीयत को जानता है। सिर्फ मजदूर को मजदूरी देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जिस बंदे को काम करके देना है वो भी पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने वो उसके कुछ स्टेप्स बनाए हैं इस तरह से कि मैं कुछ भी हो जाए ना तो मैं रोती रहूंगी कि यार अभी नहीं है पैसे, अभी दिए नहीं है क्लाइंट ने पैसे। मतलब उस एक है, मुझे पता है कि जब कब देने हैं वो, क्योंकि आपने द मोमेंट इन्होंने आपसे पैसे मांगे और आपने इनको पूरे दिए हैं ना, इनका कोई मर जाएगा, किसी को मारेंगे, किसी का हकीका करेंगे, किसी की शादी करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, और फिर ये गांव जाएंगे, फिर ये वहां पे जाके एंजॉय करेंगे जब तक वो पैसे खत्म नहीं होंगे, लड़ाइयां लड़ोइयां करेंगे वहां पे, फिर ये वापस आएंगे। अच्छा अब ये जो आपकी जो जर्नी है आर्किटेक्ट से फिर इंटीरियर डिजाइनर फिर एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये मतलब जर्नी जो है ये क्या क्या कैसे इवॉल्व हुई क्या, और इसकी आज के दिन आप बीइंग यू कैसे देखते हो आप उसको? बड़ा थैंकफुल हूँ अल्लाह से, और मुझे बड़ा मौजज़ा सा लगता है, इसलिए क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक था वहां पे ना मतलब मैं आपको पहले शायद ये बात हमारी हो चुकी है, हम जब बातें हुई थी कि मेरे पेरेंट्स डॉक्टर थे और उनको बस ये लगता था कि डॉक्टर होना ही एक फील्ड है, और उनको ये लग रहा था कि तुम मतलब वो बड़ा बच्चा नहीं होता, मैं अपने घर का एल्डर चाइल्ड हूं, तो वो कि सारे एक्सपेरिमेंट्स बस उसी के ऊपर कर दो, हर चीज उसी पे कर दो। तो बस मेरी अम्मी और अब्बू हर वक्त, यानी कि आज भी मैं उनको ये कह दूं ना कि मैं थक गई हूँ, मैं कल रात साइट पे थी, तो वो कहेंगी तुम्हें तो कहा था डेंटिस्ट बन जाओ। मतलब इतने साल हो गए हैं, उन्होंने मेरी अब सक्सेस स्टोरी भी देख ली है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस जहां तक जितना एक बंदा सोचता है। तो लेकिन अभी भी यही बातें हैं। तो मेरे जो फादर है ना, ही वॉज आई डोंट नो, लेकिन ही वॉज आई गेस स्ट्रिक्ट फादर। दोस्त उस एज ग्रुप के फादर्स थे थे कैसे ऐसे। माँ बाप वैसे तो, हाँ, और अच्छा ही था मेरे ख्याल में। बहुत अच्छा था, मुझे लगता है बहुत अच्छा था। मतलब अब मैं इस बात पे खुश हूँ। माँ पापा सख्ती करते थे, दोस्त भी थे, खिलाते पिलाते अच्छा थे, वही बोला पुराना कि भी देखो शेर की नजर से खिलाओ सोने का नवाला। ट्रैवलिंग पे भी लेके जाते थे, मतलब वैसे सब ठीक था। लेकिन इस पढ़ाई वाले सिलसिले में ना थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, पढ़ो 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 पढ़ो। तो मेरा ना पढ़ने से आवाज आ रही हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट थी, और मेरा ये एक बात है कि मैं पूरी लाइफ में कभी एक दफा भी किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल नहीं आई, बस एवरेज। तो मुझे लगता था बस ठीक है, इंसान को लिखना पढ़ना आ गया तो क्या है। अब ये बातें अब्बू को बता नहीं सकती थी, डर बहुत लगता था। मुझे याद है उनके कमरे में जाने से पहले, कोई बात मनवाने से पहले ना, बाहर खड़े होके 13 दफा आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ के अंदर जाती थी कि अब बात मनाऊं क्या करूं। तो मेरा आर्किटेक्चर वॉज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी फॉर मी, और 1 साल में घर पे रही क्योंकि मेरे अब्बू कह रहे थे तुम रिपीट करो और मेडिकल का टेस्ट दो। अच्छा आर्किटेक्चर का नहीं करने चाहता, मैं जाना चाहती थी एनसीए के अंदर। तो उन्होंने कहा एनसीए नहीं जाना आपने, अगर मैंने परमिशन दी तो फिर यूईटी जाना है। तो मुझे मतलब मेरा एक्सपोजर नहीं था इतना, मैं कभी किसी दोस्तों के घर नहीं गई, कभी बाहर नहीं गई, कभी ट्रिप्स पे नहीं गई। मतलब मुझे बस आप समझ ले लोगों से बात करनी नहीं आती थी। मुझे अपना आप इसलिए मुआवजा लगता है कि मुझसे कोई किसी ने ऊंची आवाज में बात करनी है और मेरे आंसू गिरने हैं और मेरा दिल ना ऐसे जोर जोर से धड़कना शुरू हो जाना है, और मतलब छुपा कर अम्मी मुझे कहती तुम कमजोर सी है, इसको बाहर ना निकालो। पेरेंट्स को ये होता है ना, चुप है ये, इसको कोई बात करेगा तो ये परेशान होगी। मैं सोचती हूँ कि मैं वही हूँ
कि मैं खड़ी भी हूँ और मैं बातें कर रही हूँ लेबर से काम कराना है और आप बिल्कुल 60 आदमी है पीछे और मैं उनको कह रही हूँ ये करो ये करो ये करो। मुझे यकीन नहीं आता इस बात पे आज तक कि मुझे ये याद है कि जब मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिव अप कर दिया था। उन्होंने कहा था हम तुम्हें इसमें हेल्प नहीं करेंगे, शायद रिलक्टेंट थे नहीं या उनको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। उन्होंने कहा तुम अपने टीचर्स को अपने पेरेंट्स बना लो, हमें नहीं पता। अच्छा अब हम जो क्योंकि हमारी जो पढ़ाई जो है ना वो मेडिसिन जैसी ही स्ट्रिक्ट है, तो जब मेरे अब्बू मुझे रात को पढ़ते देखते थे वो कहते थे तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनी। तो मैं कहती थी भाई मुझे बायो अच्छी लगती है लेकिन मैं इंसानों को नहीं देख सकती। एक होता है ना बंदे का दिल ऐसा होता है, मुझे लगता है कि मैं बस परेशान ही रहूंगी मेडिसिन और ये हॉस्पिटल्स के अंदर जाके। मैं मतलब 3 दिन डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आऊंगी एक कोई चीज मैंने ऐसी देख ली तो। बहरहाल बहुत स्ट्रगल हुई, बहुत लड़ाई होती रही, पढ़ाई में भी लड़ाई होती रही। फिर वो उस तरह सपोर्ट नहीं करते थे पढ़ने को कि भाई ये क्या लाइनें मार रही हो। सारे लोगों को ये सिखाया गया, बताया गया कि जो है ना अब इसने रात को बाहर लेट रहना पड़ेगा, इसको दूसरी साइट्स पे जाना पड़ेगा। तो एक मसला होता था मेरे अम्मी अब्बू से परमिशन लेना। एक दफा हमें एक प्रोजेक्ट मिला और टीचर ने कहा प्रोजेक्ट और ट्रिप इकट्ठा कर देते हैं। हम लोगों ने करना था, कंटूर्स डिजाइन करने थे। तो उन्होंने कहा हम आपको खानसपुर लेके जाते, वहां पे वो कटिंग होती है लैंड की कंटूर्स की, उसका हम डिजाइन करेंगे और हम लोग वहां रहेंगे 3 दिन और आप लोग साइट देखेंगे। खानसपुर में ना पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने आर्किटेक्चर पढ़ा है तो वहां पे उनका हॉस्टल है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे इजी वही होता था, सस्ता पड़ता था और सब रेडी हो जाते थे जाने के लिए। तो मैं इस कदर परेशान थी कि मुझे परमिशन कैसे मिलेगी, मतलब घर से बाहर एक रात क्या होगा मेरे साथ। और मेरे अब्बू मुझे ऐसे कहते तुम्हें तो बाहर जाके नींद ही नहीं आती, तुम कैसे सोगी जाके, बस में क्या करोगी, तुम्हें ये होगा। मुझे मतलब उन्होंने डराया हुआ था फुल। अच्छा मेरे प्रिंसिपल को जब पता चला ना कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, क्योंकि मैंने वाकई उनको ही पेरेंट्स बना लिया हुआ था, मैंने उनको बताया कि भाई मुझे तो परमिशन नहीं मिल रही। उन्होंने कहा ये पहला ट्रिप है तुम्हें परमिशन नहीं मिल रही, तुम्हें एडमिशन क्यों दिलाया उन्होंने, ये तो फिर तुम्हें बड़ा तंग करेंगे, बुलाओ अपने अब्बू को। तो डॉक्टर अनीस जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे हमारे उस वक्त। 2 मेरे टीचर्स हैं जो मुझे लगता है मेरी जिंदगी में जो है ना उन्होंने, उनका बहुत फादरली रोल है, डॉक्टर महमूद और डॉक्टर अनीस जो हैं। और उन्होंने मेरे अब्बू से लड़ाइयां कर करके, मुझे याद है वो अब्बू उनके घर गए, शाम 6 बजे मीटिंग शुरू हुई, रात को 11 बजे जो है ना उन्होंने मेरे अब्बू से लिखवाया कि आज के बाद यहाँ साइन करके जाएं कि कोई भी जो इसका ट्रिप होगा ना उसका साइन मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे। अच्छा आपने बोलना नहीं है ये। और 11 बजे तक मेरे अब्बू ने कहा बेटी मेरी है, आप कहां से बोल रहे हैं मेरी बेटी है, मैं जो मर्जी करूं, मैं नहीं करने दूंगा ये। तो लेकिन फिर मान गए। फिर ना इमोशनल ब्लैकमेल करते थे। एक बार हुंजा जाना था, उसके ऊपर इमोशनल ब्लैकमेलिंग की, ना जाओ मुझे डर लग रहा है, ये हो रहा है। मैंने कहा आपने कहा था आप नहीं कुछ भी कहेंगे। फिर तो मैंने पूरा पाकिस्तान दिखा और मतलब मुझसे ना डिजाइन नहीं होता था, इसलिए क्योंकि मेरा टीवी देखने का भी, हमारे घर में टीवी देखने की परमिशन नहीं थी। तो मैंने मैट्रिक के बाद ना जो छुट्टियां आई थी उसमें पहली बार एक इंडियन मूवी देखी थी, बादशाह। तो वो बहुत सारी फ्रेंड्स बताती थी, तो मैंने कहा अच्छा जब शायद कभी ऐसा टाइम आए मुझे भी इंडियन मूवी देखने को मिल जाए। शाहरुख खान का पहली बार देखा था मैंने। अच्छा वैसे करके एक टाइम में बहुत सारे नॉर्मल हाउस होल्ड इसी तरह की, मतलब है वो मुझे भी, मेरे ख्याल में एफएससी में था और वो एक ओवरनाइट ट्रिप था। बीइंग अ बॉय माय फादर रिफ्यूज्ड के ओवरनाइट ट्रिप पे नहीं जाके रहना। तो आई थिंक वो एक उस तरह एक का माइंडसेट था हाँ, एक सर्टेन हाँ। टाइम पे। मतलब और इतना डरे हुए हैं वो लोग, मतलब डरे हुए जो पेरेंट्स होते हैं ना, मतलब वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट वो सोचेंगे और आपको डराएंगे। तुम लोग चले गए, तुम्हारी बस का एक्सीडेंट हो गया तो मतलब मैं तो लड़ने लग जाती थी। मैं कहती हूँ मुझे बताएं भाई, आप वालिदैन हमें भेज रहे हैं, दुआ देके भेजे, अपने मुंह में गलत बात लेके आ रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली उनका प्यार करने का तरीका होता है। और वो तो ये बताएं कि अब 2 मास्टर्स आपने डिग्री ली, तो वो इनसे आपके बिजनेस लीडरशिप में कितना आपको फायदा हुआ? कुछ भी नहीं, जस्ट कॉन्फिडेंस। अच्छा मैं बिजनेस पहले कर रही थी, डिग्रीज जो है ना वो मैंने, आप समझे कि पढ़ने का शौक है वो मुझे होता है कि हर साल कुछ हो रहा हो, मैं कोई ना कोई एड ऑन कर रही हूँ, कोई शॉर्ट कोर्स, कोई सिचुएशन। तो मास्टर्स ने मुझे सिर्फ मेरा ख्याल डिग्रीज ही दी हैं, सारा कुछ फील्ड में आके सीखा है। तो ये मतलब ये आपको कब रियलाइज हुआ कि आप कोई ट्रेडिशन से हट के कोई आर्किटेक्चर करना चाहते हो? ये पढ़ते हुए की थी या ये प्रैक्टिकल लाइफ में आके आपको लगा? जब जब थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर आता गया ना फील्ड को लेके और बाहर देखा कि अप्रिसिएशन मिल रही है, उससे पहले तक मुझे अपना फ्लॉ लगता था ये।
अच्छा। कि मैं जो हूँ ना सेट नहीं बैठती किसी के साथ, समझ नहीं आती, मुझे लगता है फेल हो रही हूँ, टीचर्स को पसंद नहीं आ रहा मेरा काम, ये हो रहा है। ये लड़के जो थे मेरे साथ वो 4-5 लोग थे, वो करके आए थे डिप्लोमा पहले से ही, तो उनको ड्राफ्टिंग पहले आती थी, सब आता था, तो मुझे उनके साथ बस एक कंपटीशन होता था मेरा कि इनको कैसे आता है जो मुझे नहीं आता। फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जब मैं फील्ड में आई हूँ तो मुझे पता चलना शुरू हुआ दिस इज माई स्ट्रेंथ एक्चुअली, कि मैं किसी के साथ मैच नहीं करती, मेरी अपनी एक डिजाइन डिग्निटी है, मेरी अपनी एक डिजाइन लैंग्वेज है, और आई आई हैव टू एम्ब्रेस इट। तो इस तरह से ये चीज स्टार्ट हुई। और फिर ये भी है कि वो जब लोगों को हैंडल करना शुरू किया ना, 2000 मेरी जो पहली जॉब थी, वो जॉब इन द सेंस मैंने क्या किया, 5 सालों में मेरे टीचर्स ने कहा कि आपको कोई और हेल्प नहीं कर रहा, आप इंटर्नशिप करें। तो फर्स्ट डे से जब मैं यूनिवर्सिटी गई, तो जो पहली गर्मियों की छुट्टियां आई थी तब से मैं इंटर्नशिप पे थी, और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा साल 5 साल दूसरों के ऑफिस में काम करती रही। हमेशा किसी बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स के ऑफिस में मैं गई और काम किया मैंने। फिर 5 इयर्स के बाद आगे जब मैं फील्ड में आना था, तो 2009 में वो मुझे एक मिस्टेक लगती है अपनी, कि हम 4 फ्रेंड्स ने सोचा कि हम अपना ऑफिस खोल लेते हैं, और हमें भी ग्रेजुएट अगले साल होना था। अच्छा। तो बस वो 1-2 दफा किसी ने ना ऐसे ही हमसे कुछ काम करवाया और उसके हमें पैसे दिए, बड़ा मजा आया। तो उसकी वजह से ना हमने अपनी पढ़ाई की बजाय ना उस पर ज्यादा फोकस किया और अपने फाइनल ईयर पे कम फोकस किया। ये मुझे अपनी मिस्टेक लगती है कि वो उस टाइम पे मैं अगर पैसों के बारे में ना सोचती, और मेरा पूरा डिजाइन आइडियोलॉजी चेंज हो गई थी, मैं बहुत प्रैक्टिकल और सेफ चीजें करने लगी थी। स्टूडेंट सेफ नहीं प्ले करता, स्टूडेंट ने तो क्रिएटिव और उसका होना चाहिए ना। तो वो मार्केट में आने की वजह से ना वो मेरी क्रिएटिविटी वहां पे रुकी थी। सही। अच्छा, ये जो आर्किटेक्चर भी वैसे तो मतलब है, और फिर कंस्ट्रक्शन तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी मैन डोमिनेटेड और बड़ा मैनली उस पे, तो मतलब ये फिर और एक इतनी ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड, तो फिर ये कैसे ओवरकम किया ये सारा कुछ, ये जर्नी? ये बड़ा मुश्किल है। मैं शीशे के आगे खड़े होके ना ऐसे ऐसे करके, मतलब मुझे वॉक करती थी मैं, क्योंकि मुझसे फोन पर क्लाइंट ने ऊंचा बोला है ना, तो बस उसके बाद मुझे वो पैल्पिटेशन हाई है, और मैं वॉक कर रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, वॉक कर रही हूँ कि दिल सुकून में आएगा, उसने मुझसे ऊंची बात की है, उससे बात ही नहीं होती थी, बस फंबलिंग होने लग जाती थी। तो एक तो ये कि हस्बैंड ने तो बहुत सपोर्ट किया, और फिर जब चीजें राइट साइड पे होने लग गई ना, मैं फॉर्चुनेटली ऐसा रहा कि जैसे ही मैंने ग्रेजुएट किया, तो एक लोकल यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की, विमेन यूनिवर्सिटी, वहां पे उनको नया डिपार्टमेंट स्टार्ट करना था आर्किटेक्चर का, और उन्होंने आई वॉज द फर्स्ट हायरी। तो मुझे पता नहीं था कि मैं जा रही हूँ किसी को हेल्प करने के लिए, और मैं सेलेक्ट हो गई और मुझे लेटर मिल गया कि जी आपको तो 18th ग्रेड मिल गया है गवर्नमेंट में। अब वो अम्मी अब्बू बड़ा वो उनके लिए फर्स्ट टाइम लाइफ में कोई चीज अचीवमेंट हुई, और वो बहुत हैप्पी थे। मैंने 5 इयर्स पढ़ाया, और 5 इयर्स के अंदर मैंने पूरे जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है ना कैसे चलती है वो सीख ली कि गवर्नमेंट के इदारों में क्या होता है, कैसे होता है। तो मेरा बस एनर्जी खत्म होना शुरू हो गई थी। मतलब वो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उतने सीनियर लेवल के बंदे थे, उनके साथ जब मैंने देखा ना कि यार उस बेचारे से भी मैनेज, मतलब उसको भी इस तरह खुद लेके आए थे और उसके साथ इतनी पोल्यूटेड हरकतें हो रही हैं, तो मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती। और इस बार एक दफा इसमें वॉलंटियर बहुत ज्यादा करती थी। हमारा एक हिस्सा है इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान, एक बॉडी है, उसके फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो वहां मैं बड़ा एक्टिवली बात करती थी। तो उन्होंने एक दफा मुझे दे दिया कि आप ना कमेंट्री करनी है आपने पूरे फंक्शन की। अब डेलीगेट्स आए हुए हैं, सब हुआ हुआ है, उन्होंने मुझे देख के दिया ना कि कॉन्फिडेंट है अपने काम में, लेकिन लोगों को देख के मेरी सीटें गुम। तो वहां पे मैं बस आ आ आ आ आ, आ ऐसे ऐसे कर रही हूँ, और वो बड़ी गंदी वो हुई। मुझे खुद रियलाइज हुआ कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आई वॉज थिंग जो किसी के लिए शर्म का बायस बनी। और मैंने फिर सोचा कि यार मैं बैक फुट पे जा रही हूँ, जब तक मैं इसको ओवरकम नहीं करूंगी ना, कि मैं बात करूं। और मेरे अंदर थोड़ा ईगो वाला इशू भी था कि मैं अपनी बात समझा नहीं पाती थी। 4-5 फ्रेंड्स बैठे हुए, सबकी बातें सब सुन रहे हैं, और मैं बोल रही हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा। तो मुझे ना, मैं इस तरह की बुक्स पढ़नी शुरू कर दी कि अपनी प्रेजेंस को मनवाना कैसे है, उसको ब्रेक कैसे करना है, साइलेंस को, उसके ऊपर स्टेप अप कैसे रखना है। तो
अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे आप बातें करा लें जितनी मर्जी। तो देखिए इम्पोर्टेंट बात है ना, देखिए हाँ। वो लोग जो मतलब जिनको देखिए हर एक को अल्लाह मियां ने हर एक सलाहियत नहीं दी होती, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में रहना है तो आपको अपने सेल्फ डेवलपमेंट जो है उस पे एफर्ट करने की जरूरत है। अगर ऐसे ही है। आपकी कोई वीकनेसेस हैं तो आपको उसके ऊपर एफर्ट करने की जरूरत है। ये वीकनेस वाली बात से ना मुझे बड़ी घबराहट होती है, क्योंकि हमारे वाले जमाने में ना बहुत मैन ओरिएंटेड वो चीज थी। तो मुझे ये बस लगता था कि देयर इज नो डिफरेंस। मेरी अम्मी बहुत एम्पावर्ड वुमेन है, वुमेन में से थी, मतलब शी इज अ डॉक्टर। और मेरे अम्मी अबू दोनों जो है ना, वो आप समझ लें कि सिर्फ और सिर्फ ना डोनेशंस के लिए उन्होंने पूरी लाइफ काम किया। वो 50 रुपए वाली पर्ची बनाते थे, अब मेरा ख्याल है 100 रुपए हो गई होगी वो। और वो गरीबों का इलाज करते थे। अभी भी मेरे अब्बू एक एनजीओ चला रहे हैं जो अपने गांव में वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाके मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। तो वो जो सिचुएशन थी ना कि एक वालदा है ऐसी जगह पे हैं, हमें उन्होंने स्ट्रिक्ट रखा हुआ है, लेकिन बाहर जा रही हैं, रात को भी केस आ रहा है तो जा रही हैं, फिर आके कहती थी मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं, गाड़ी खुद चला रही हैं। तो मेरे अंदर ना जो एक औरत के मजबूत होने का इमेज था ना, वो अपनी अम्मी से डेवलप हो चुका था। मुझे लगता था कि इससे ऊपर जाना है, इसके नीचे नहीं आ सकती मैं। बेशक वो मुझे जैसे मर्जी फोर्स करती हो, ये ना करो, ऐसे ना करो, यहाँ उठो बैठो, कुछ भी हो। तो मेरा ना वो एक बाइपोलर सिचुएशन थी कि एक और दुनिया है जो मामा पापा के साथ है, एक वो है जो मैं बनना चाहती हूँ। तो बस मैंने कभी बेचारा वाला, मतलब इस तरह वाले सिचुएशन में नहीं गई कि मुझे कोई बेचारा कहे। या मुझे फील हुआ है ना, मुझे सर दर्द हो रहा है तो मैं कहूंगी गोली खा लूं। सर दर्द की वजह से कुछ और नहीं करना। बुखार हो रहा है, मैं कहूंगी दवाई खाऊं, ठीक हो जाऊं। मैंने इस डेवलपमेंट के ऊपर जब काम करना स्टार्ट किया तो थोड़ा डिसिप्लिन आया लाइफ में। जल्दी सोना, जल्दी जागना, लोग छूट गए मुझसे। अब वो सोशल लाइफ ही खत्म हो जाती है, क्योंकि लोग तो रातों को जागते हैं। तो अब कोशिश करती हूँ, अब थोड़ी हिम्मत आने लगी वापस। शायद बच्चे पैदा करने की वजह से एनर्जी भी खत्म हो गई थी, मुझे बहुत नींद आती थी। तो सोशल लाइफ जीरो हो गई थी। लेकिन ये है कि खुद जो है वो चेंज हो गई है। अपने ऊपर बहुत काम किया, बहुत ज्यादा काम आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है ना, तो इसका मतलब है कि आप अपने ऊपर काम करके यू कैन आप अपनी वीकनेसेस को सक्सेस में कन्वर्ट, अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब बोलना भी सीखा। फिर मैंने अपनी इबादत पे फोकस किया कि नमाजें जो हैं वो अव्वल वक्त पे पढ़ना शुरू करूं। फिर वेट गेन बहुत ज्यादा हो गया हुआ था, तो लाइक पिछले जो 5 इयर्स है ना, वो बहुत वो ईयर ऐसे साल थे जो कि जिसने आप ड्रास्टिकली मैंने अपने ऊपर काम किया। वेट जो है मैंने 2 सालों में 50 किलो वजन कम किया। तो बस जिप लगा के मुंह में तो मुझे हर साल एक टारगेट देती थी और कहती थी बस ये मैंने पूरा करना है। अब वो जब मैंने होते हुए देखा ना कि जब मैं कर रही हूँ और वो हो रहा है, तो उस अल्लाह से भी मतलब शुक्र है कि उसके लिए एक्शन भी चाहिए ना। बहुत सारे लोग हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि वजन कम करना है, ये करना है, बट वो कर नहीं पाते ना। तो वो ये एक सलाहियत कि आप उसको अपनी सोच को एक्शन में कन्वर्ट कर सकें, आई थिंक ये एक बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छा, मेरा थोड़ा सा तजाद रहता है इस चीज को लेके लोगों को कि जो औरतें होती हैं ना, वो अपने लिए हेल्प नहीं लेके आती। मैं भी ऐसी थी। मुझे लगता था खाना पकाना है तो मैं ही पकाऊं, सफाई करनी है तो मैं ही करूं, बच्चे देखने हैं तो मैं देखूं। हालांकि मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट मिली हुई थी, लेकिन वो पीपल प्लीजर नहीं बंदा बन जाता। पहले उसकी तरबियत ही ऐसी हुई भी है कि आपने इसको भी खुश करना है, इसको भी खुश करना है, इसको भी करना है। तो ये हस्बैंड मुझे कहते थे यार तुम एक घर की मीटिंग करो, तुम एक उस टाइम के अंदर 1 घंटे में 5 लाख कमा सकती हो। उस 5 लाख में से तुम 25,000 रुपए दे के एक खाने वाला नहीं बंदा रख सकती। कोई बात नहीं, हम खा लेंगे, कुक से का खाना खा लेंगे, कुछ नहीं होगा, तुम भी बहुत बड़ी शेफ नहीं हो। मतलब ऐसे ही होता था ना कभी कभी। फिर मैंने मतलब कुकिंग छोड़ी और बड़ा मुश्किल था मेरे लिए अपने आप को उसमें से निकालना कि यार अगर मैं यहाँ नहीं होंगी तो मुझे लोग क्या कहेंगे, कैसी बच्ची है, कैसी बीवी है, ये खाना नहीं खुद पकाती, इसको पता नहीं होता। और मैं इतनी चेंज हुई हूँ, और अब जो मर्जी कुछ भी कह ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मुझे कहे मैं फोहड़ हूँ, मैं सुबह नहीं उठती, मेरे बच्चे खुद स्कूल जाते हैं तो मुझे हेल्प रिक्वायर्ड है, मैंने उसके लिए हेल्प रखी हुई है, क्योंकि मैं इतना ट्रैवल कर रही होती हूँ। तो हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरे बच्चों के साथ बॉन्डिंग नहीं है। हमने बहुत ही क्वालिटी टाइम रखा हुआ है बच्चों के साथ। अब मुझे जरूरत थी, मुझे लग रहा था बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो मैंने अपना घर ऐसा ले लिया है जिसके अंदर मैं अपना ऑफिस बना लूं, वहां से काम करूं, ताकि मैं खुद अपने बच्चों को खाना खिला लूं। मेरा फेवरेट काम ये है, अपने हाथ से खाना खिलाना अच्छा, आपने नेशन वाइड बहुत सारे रिटेल कॉर्पोरेट काम किए, तो जो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो बहुत चैलेंजिंग हो आपके लिए? हाँ, चैलेंजिंग, हाँ एक बार ऐसा हुआ था 2015 में। हमने एक गुजरांवाला के अंदर एक
कैंट में एक मार्केट है फजल सेंटर के नाम से, वो जिस तरह एक पियाजा नहीं होता है, दरमियान में से ओपन है और साइडों पे सारी बिल्डिंग्स हैं, ग्रे स्ट्रक्चर बना हुआ था। वहां पे हमने एक रेस्टोरेंट का काम करना था और अच्छा बजट था हमारे पास। मुझे याद है टाइम हम नहीं फॉलो अप कर पा रहे थे, बहुत स्ट्रेस थी, और दैट वाज द फर्स्ट एवर टाइम जब मैं मनी मैनेजमेंट कर रही थी और उंगलियों पे करोड़ रुपया गिन रही थी क्योंकि वो करोड़ों में था उसका वो, तो मुझे हिसाब भूल जाता था। 1 करोड़ तक तो मुझे अपने मैथ के ऊपर यकीन था, फिर मैंने कहा नहीं, लिखना भी चाहिए आगे फिर मुझे वहां जाके अपनी जो जितनी भी वीकनेसेस थी ना, उनसे मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे किन किन लोगों की जरूरत है। मुझे अकाउंटेंट की भी जरूरत है, अगर मेरे पास अकाउंटेंट नहीं होगा, मुझे बताएगा नहीं कितने पैसे लग चुके हैं, कितने बचाने हैं, तो मैं मिस यूज कर दूंगी पैसों का। वहां पे क्या हुआ कि पूरी जो बिल्डिंग है ना, उसमें एक ट्रेंच बिछाई हुई थी मेन वायर के लिए, जो बड़ी गोला वायर होती है ना, उसके लिए एक ट्रेंच थी पूरी। और वो जहां हम काम कर रहे थे वहां पे उसका एक बेस थी, खोदा हुआ था, जहां फाइनल उसने आना था, डीबी बननी थी। और उस डीबी का जो दरवाजा था ना, वो हमारे उस रेस्टोरेंट की बेसमेंट के अंदर से था। तो बारिशों का मौसम था, रियलाइज नहीं हुआ कि उन्होंने तो तार के लिए वो ट्रेंच बनाई थी। बहुत तेज बारिश आई, इतनी तेज बारिश आई कि पूरे फजल सेंटर का पानी उस ट्रेंच में आया, और हमारी बेसमेंट की ओपनिंग होने वाली है, और जब हमने वो डीबी वाला पार्ट खोला तो उसके अंदर ना यहां तक पानी भर गया। और मुझे याद है हम सब लोग ना, मेरे हस्बैंड, मैं, हमारे सब जो जितने लोग थे ना, जो बाल्टियां पकड़ पकड़ के खुद से पानी बाहर फेंक रहे थे तो वो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। मतलब ये सोचना भी ना कि आपका पूरा काम कंप्लीट होया हुआ, उसमें यहां तक पानी भर जाए। तो आपके ख्याल में मतलब खवातीन के लिए क्या माइंडसेट जरूरी है कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करने के लिए? खवातीन को मर्दनुमा खवातीन होना चाहिए आदमी बन जाना चाहिए। बातें जो है वो टू द पॉइंट वाली, मतलब अब मैं लंबी बातें करने से मैंने प्रैक्टिस की है, अब उतनी लंबी बातें, अब तो हम गप्पे लगा रहे हैं तो मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे से कोई लंबी बात करे ना तो मेरा बीपी हाई होने लग जाता है। मैं कहती हूँ बस जल्दी से करो, छोटी करो, और मैं 2x के ऊपर मैसेज सुनती हूँ, और इतनी मिस्टेक होती है कई दफा। एक दफा एक बंदे ने मुझे फोन करके कहा कि बाजी मैनू ना 120 फुट तार चाहिए साइट से, वो सरगोदा में साइट चल रही थी, मैंने 2x पे सुना, इतना तेजी से उसने बोला कि मुझे समझ आया 20 फुट, 1 उसमें से स्किप भी हो गया अच्छा, ये जो अब स्टार्टअप जो है, ये इसकी जो एवोल्यूशन है एक आर्किटेक्चर से एक फुल डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन जो है, तो ये अब कैसे आप इसको देखते हैं एज अ बिजनेस के तौर पर? अच्छा, क्योंकि मैं बाय बर्थ जो होता है ना, एक फैमिली के थ्रू आप आंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे होते हैं, मैं उस तरह नहीं आई हूँ। मुझे अपना पूरा वो हार्डशिप वाला पार्ट प्रॉपर लेना पड़ा है, और जब मैंने लर्न कर लिया मुझे कॉन्फिडेंस आया। लर्न तो आप करते ही रहते हैं, लेकिन मतलब एक पहला काम जब आप कर लेते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है इंसान को। इस वाली चीज के अंदर बाबर जो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने, क्योंकि ही हैज द बिजनेस बैकग्राउंड, अगर मैं अकेली आर्किटेक्ट होती ना तो मैं वही वाली आर्किटेक्ट होती है, घर में कमरे में ऑफिस बनाया हुआ, और वो उनको ये होता था कि यार तुम्हारी रजिस्ट्रेशंस पूरी होनी चाहिए, तुम्हारी जो डिग्रीज हैं वो पूरी होनी चाहिए। अब उन्होंने मेरा वो रखा होता है रिकॉर्ड सारा का सारा, मतलब मेडिकल टेस्ट भी करा रहे होंगे 6 महीने के बाद, वो भी रिकॉर्ड बच्चों के हमारे सब पड़े होंगे, हर चीज का वो। फिर उन्होंने मुझे ना ये सिस्टम समझाया फर्म्स में, क्योंकि मल्टीनेशनल में काम करते थे, कैसे काम, मेरा एक्सपोजर नहीं था, आर्किटेक्ट्स के ऑफिस इतना उस तरह के नहीं होते हैं, तो फर्म कैसे होनी चाहिए, उसमें डिपार्टमेंट्स कैसे होने चाहिए, इंटीरियर का डिपार्टमेंट, आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट का, एडमिन अकाउंट्स, वो उन्होंने फिर सेपरेट किए। फिर क्योंकि उन्होंने अपना कोई काम करना ही था, वो 2-3 बाहर से पढ़ के आए, उन्होंने सोचा मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो ही थॉट कि मैं जो हूं ना कंस्ट्रक्शन के अंदर आता हूं, तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट उन्होंने संभालना शुरू कर दिया। जो अकाउंट्स और वो चीजें होती हैं ना, प्रिक्योरमेंट्स और ये चीजें, वो सब, तो वो मेरे से वो चीज हट गई। हेल्प होती थी, ट्रेनिंग होगी 4-5 साल मेरे साथ कि अब वो खुद से मैनेज करते हैं, तो हम दोनों इकट्ठे ही होते हैं। इस वजह से मैं कंस्ट्रक्शन हैंडल कर लेती हूँ, लेकिन गुड ऑन हिम कि मेरे मामलात में बोलते नहीं है। जो मैं जब साइट पे जाती हूँ तो कई दफा ऐसा होता है 100 बंदे होते हैं और मैं अकेली होती हूँ, कहीं पे भी मैं जाऊं, और वो सब बात सुन रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं। इसमें ना एक ठेकेदार था, उसका बड़ा हाथ है। अच्छा।
दाढ़ी वाला ठेकेदार था। मैंने अपनी कंपनी नहीं बनाई थी। 2 कनाल का एक घर था और एक मेरे कोई सीनियर आर्किटेक्ट थे जिनको वो प्रोजेक्ट मिला था। तो उन्होंने कहा कि जो फैमिली है ना वो पर्दा करती है और उनको एक फीमेल इंटीरियर डिजाइनर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलके कर लेते हैं, आप फ्रंट पे चले जाओ, मेरा ऑफिस यूज करो और काम करो। मैं तब पढ़ाती भी थी। तो मैंने उन लोगों का इंटीरियर डिजाइन करके दिया। वो ठेकेदार, जब मैं इंप्लीमेंट करा रही थी ना, वो ठेकेदार आता था और मुझसे सवाल करता था और मुझे फिर बाद में कहता, देखा, उस बंदे को बोलता था, ये मैडम है, ये इन्होंने बस रंग रूंग दसने उन्होंने उनकी पता की होता है, इस तरह की बातें करता था। तो एक दिन उसने मुझसे साइड पे ले जाके कह ही दिया कि मैं आपकी हेल्प कर रहा होता हूँ, आपको पता नहीं है कि भाई दरवाजा जब बनाते हैं तो 3 फुट का दरवाजा चाहिए तो उसको उसमें हक रखना होता है ना। अगर आपको क्लियर 3 फुट चाहिए तो आपको बनाना 39 इंचेस का है, 3 इंच। तो इस तरह के सवाल ना मुझसे वहां पे पूछता था। अच्छा ये बताएं, आपने खिड़की की ये जो बनाई है, अलमारी बनाई है, इसके नीचे एक बन्नी बनती है, उसका साइज क्या होना चाहिए? मैंने कहा भाई तुम्हें पता हो कि नहीं मैडम आपको नहीं आता। हमारी बात सुना करें आप। वो मेरे दिल में बैठ गई। मैंने कहा ये तो मुझे तंग करने के लिए कर रहा है। तो मुझे आज तक कभी किसी ने तंग किया ना, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने सुना ही नहीं है जब तक मुझे वो चीज समझ नहीं आएगी। मैं वो नहीं सुन सकती कि आके कहें जी लड़की है इसको पता नहीं है। ये मेरे अंदर ना पता नहीं इनबिल्ट आ गया हुआ है। तो मैंने हर वो चीज को ना, इस अगर मुझसे काम कराना है ना, कोई मुश्किल तरीन काम है तो आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की जो सक्सेस है उसमें फिर आपके शौहर का रोल है। तो कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, मतलब मेरे पीछे बाबर है। मतलब ये जेंडर न्यूट्रल हो गया है ना। तो पार्टनर जो है उसका रोल जो है वो इम्पोर्टेंट है आपकी प्रोफेशनल सक्सेस। मेरे से कई दफा बड़ी गलतियां होती हैं, बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिसके अंदर बहुत दफा ऐसा हुआ है कि मुझे घबराहट होने लग जाती थी और मैं उनको कहती थी कि यार यहाँ से मेरे से खत्म हो गई, मेरी बस हो गई है, अब कौन जाएगा मेरे साथ। तो बात करने के लिए चले जाते थे, लेकिन जब जाके सुनते थे ये बात तो तुम भी कर सकती थी। अब मैं ऐसी हो गई हूँ कि अब मसला आए ना तो मैं कहती हूँ नहीं मैं सॉल्व करूंगी, बड़े से बड़ा मसला हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं फेस करती हूँ। तो ये बताएं कि मतलब एक खातून के लिए स्क्रैच से एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए क्या आप गाइड करेंगी खवातीन को कि कैसे वो ये काम कर सकते हैं? खर्च करने के लिए ना वो दिल बड़ा करना पड़ता है। तो हमारी तो मतलब मैं बहुत अच्छा फील, अब होता है ना जो औरतें होती हैं उनको शॉपिंग करके बड़ा मजा आता है, रिलैक्सेंट होता है उनके लिए। तो मेरी फील्ड के अंदर बड़ा मजा आता है इस चीज का। दूसरों के पैसे होते हैं, मैं अच्छी अच्छी जगहों पे जाती हूँ, सोफे खरीदती हूँ, पूरा पूरा डेकोर खरीदती हूँ, पौधे खरीदती हूँ, टाइलें खरीदती हूँ। तो मुझे मजा आ रहा होता है, मेरी थेरेपी हो रही होती है। लाजमी जाऊंगी मैं अगले बंदे के साथ वो काम करवाने के लिए, मैंने कमिट भी ना किया हो फिर भी चली जाऊंगी, मुझे लर्निंग होती है उससे। और ये जो चीज है ना कि आप अपनी प्रोफेशन के अंदर अगर आपका दिल है उसको सीखने का, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर वो काम आपसे हुआ जा रहा होता है। सही है। तो नहीं मतलब अगर एक जो जैसे आजकल यंग लड़कियां जो अभी पढ़ रही हैं, कोई एमबीए कर रही हैं एंड दे वांट कि वो अपना बिजनेस शुरू करें, तो आज आपको किसी को अगर एक एडवाइस देनी है तो क्या एडवाइस दोगे आप उनको? आई गेस रिस्क लेना बहुत जरूरी है और कंसिस्टेंसी। तो ये आजकल की जनरेशन में तो कंसिस्टेंसी का बड़ा चैलेंज है ये तो। बिल्कुल हाँ, और उसके बगैर सक्सेस नहीं है। कंसिस्टेंसी के बगैर तो सक्सेस शायद पॉसिबल ही नहीं है। कंसिस्टेंसी, मुझे ये लगता है कि मैं इतनी कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं थी कभी भी। तो सिर्फ ये है कि मैं चलती गई चलती गई चलती गई। अब मैं वो देखे ना कि कहाँ से स्टार्ट किया है। तो पहला जो ऑफिस हमने बनाया था हमारे घर के ड्राइंग रूम में सोफे पीछे करके ना, वहां पे किसी के ऑफिस का बचा हुआ सामान पड़ा था, उसको जोड़ के हमने टेबल बनाया था, वो रिजेक्ट हो गया था और वहां से मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट किया। तो ये बताएंगे आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है उसका कौन सा सबसे मुश्किल तरीन फैसला था जो आज भी आपको लगता है कि आई थिंक सबसे मुश्किल फैसला यही था? पता नहीं अल्लाह की तरफ से कोई रहमत रही है इस चीज को लेके कि जो बहुत दफा आए हैं ये मुश्किल फैसले। जब मैंने सोचा ना कि मैं ये कंपनी बंद कर देती हूँ और मैं थोड़ी देर मेरे से बस हो गई, अब मेरे से मैनेज नहीं हो रहा। वो पता है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का हाल है उसके अंदर आपको जब आप थोड़ा सा फ्लरिश करने लगते हैं या नजर आने लगता है ना कि आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, तो ये लोग ऐसा करेंगे कि आप कुछ कर ही ना पाए, आप को खत्म कर दें बस अपने आप को।
तो मुझे लगता है मुझे हिम्मत देती है जो लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं ना, मुझे लगता है वो अगर कमजोर थे और उनके अंदर हिम्मत नहीं थी काम करने की, वहां नहीं पहुंचे, तो मैं उनकी स्ट्रेंथ हूँ। जितने बंदों को हमारे थ्रू रिस्क पहुंच रहा होता है उसकी वजह से हमें मिल रहा होता है। तो जो ऐसा डिसीजन ना होता ही है, मैंने ज्यादातर ऐसे किया है कि जिस वक्त जीरो मनी है ना, उस तब सबसे बड़ा डिसीजन लिया है। अकाउंट में कुछ भी नहीं है और बड़ा सा प्लान सोच के बैठ गई हूं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, और वो हो गया। ये अभी लास्ट साल जो हमने स्टार्ट किया है इसके अंदर एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। चाहिए, बल्कि हमें उसी का पूछना था कि अब कहाँ आर्किटेक्चर फिर कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ल्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं वो बंदा हूँ जिसको ना घर से मेकअप करना अलाउ था कभी, और मेरी अम्मी आज तक जिंदगी में सैलून नहीं गई, कोई सिचुएशन ही नहीं है। और मेरी अम्मा बैंक नहीं जाती बिल्कुल, वो नहीं होते ऐसे लोग जो बैंक नहीं जाते, साइन नहीं करते, वो डरते हैं थोड़ा सा, और मैं ऑपोजिट हो गई हूँ। मुझे समझ नहीं आई कि मतलब क्या हुआ ये। एक तो ये कि सैलून के बारे में लोगों का वो पार्लर वाला वो है ना कॉन्सेप्ट है ज़हन में कि सैलून शायद कोई होगा, मोहल्ले का पार्लर होगा या कुछ इस तरह की चीज होगी। तो बेसिकली एक तो वो ऐसी चीज है नहीं। ये किसी और के लिए, मैं और बाबर हम दोनों एक प्रोजेक्ट कर रहे थे किसी और के लिए, और वो लोग इन्वेस्टर थे, बाहर से आए हुए थे फैमिली, और उन्होंने मतलब हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी थे। तो जब वो हम उनके साथ फिजिबिलिटीज भी बना रहे थे, कभी यहाँ पे हॉस्पिटल बना लें, कभी क्या कर लें क्या कर लें, तो वी एंडेड अप कि हम, उन्होंने कहा सैलून बनाते हैं, मैंने कहा खाली सैलून का क्या करेंगे हम, मतलब फुटप्रिंट जो होता है उससे पैसे आपको हर स्क्वायर फुट से पैसे कमाएं आप। तो जब हम चार जो हैं वो स्टोरीज बना सकते हैं तो सैलून तो एक ही स्टोरी पे खत्म हो जाएगा। फिर हमने उसके अंदर कैफे डाला, फिर हमने उसमें जिम डाला, स्विमिंग पूल ऐड कराया। वो करते करते कहाँ हमने 7-8 करोड़ से बात शुरू की थी, 12 करोड़ पे चली गई। तो जब वो कंप्लीट हो गया, यहाँ पे वो जो क्लाइंट थे वो खुद थोड़े से अपसेट हो गए इस चीज को लेके कि उनकी फैमिली यहाँ सेटल नहीं हो पा रही थी। तो वो फिर हमारे पास आए और उन्होंने आके कहा कि हमारा ये प्रोजेक्ट जो है ना, इट्स अ ड्रीम बेबी प्रोजेक्ट, और हम या तो इसको बेचेंगे या हम इसको किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे देंगे, आपकी नजर में कोई है? और इतना सोचे, उस दिन हमने सुबह पता नहीं कोई 50 लाख की पेमेंट्स करनी थी और हमारे अकाउंट नील थे, और मैं और बाबर बैठे हुए और दोनों वो हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हमारे फ्रेंड्स, और हम उनको देख रहे हैं, और बाबर ने मेरी तरफ देखा है और कहता है यार आप नहीं करते। और मैं अब सोच रही हूँ कि बाबर क्या कहेंगे, वो कहते हैं हाँ हाँ हम कर लेंगे। एकदम से बोला, मैं मेरे ना कानों में से धुआं निकलना शुरू हो गया, और मैंने कहा यार क्या सिचुएशन है, ये हमसे संभल नहीं रहा स्टार्टअप की, एचआर मैनेज नहीं हो रही, और ये हम क्या करेंगे अब। लेकिन जो मैंने पिछले 15 साल में सीखा था वो मुझे इम्प्लीमेंट करने का फायदा मतलब टाइम मिला, और जब मैंने इम्प्लीमेंट किया उसको अपने तरीके से, तो वो टर्न आउट टू बी सो वेल। मुझे तो अच्छी फीलिंग आने लगी कि यार ये तो मैं तो मतलब फर्स्ट जो मेरा स्किल है उसको मैंने यूज किया है, जितना भी मैंने सीखा है, और वो जबरदस्त हो गया। अब मतलब मल्टीपल बिजनेसेस करने और फिर अपने आप को ग्राउंडेड भी रखना, ये मतलब आसान है या इसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है? ये बात मुझे दूसरे समझाते हैं। मतलब ड्राइवर मेरा कहता है मैडम को, मेरे हस्बैंड को कहता है मैडम को कहा के रुक जाए, मैं दरवाजा खोलूंगा तो बैठे। ठीक है, वो वाला चीज मेरे अंदर नहीं आती। उसका एक बड़ा अजीब सा सिस्टम है मेरा। मुझे लगता है जो मेरे अंदर चीजें आई हैं ना, ये सब कुछ है, ये मैंने शायद चाही भी नहीं थी, अल्लाह ने मेरे लिए चाही थी। वो मेरी आदत की वजह से है। मेरे अंदर आर्टिफिशियल वाली कोई चीज नहीं आई है। अगर मैं अपनी मर्जी से मतलब एक जगह पे जॉब करी थी, वो भी मैंने छोड़ दी, हालांकि वो गवर्नमेंट की जॉब थी। फिर अगर मुझे नहीं पसंद घर करना तो मैं घर नहीं करती हूँ, और थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में। तो आई गेस मेरा बड़ा क्लियर सा स्टांस है, लाइन ड्रॉ कर देती हूँ मैं। हाँ, ये जरूर है कि जब मुझे ऐसी फीलिंग आने लगे ना, कभी जरा से भी फील आए कि मैं प्राउड वाला या कोई प्राइड आ रही है कुछ है, तो मैं अपने हस्बैंड से क्वेश्चन करना शुरू कर देती हूँ कि अल्लाह मुझे बचा के रखे, मेरे अंदर प्राइड तो नहीं आ गई, इससे ये फील तो नहीं आई, किसी को बुरा तो नहीं लगा, ऐसा तो नहीं हुआ, किसी का दिल तो नहीं दुख गया। अच्छा, ये बताएंगे मतलब वो पाकिस्तान में बहरहाल एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, और जो डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स वुमेन वो बहुत सारी इनबिल्ट सी है हमारे कल्चर सोसाइटी सिस्टम के अंदर। तो मतलब ये जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें मतलब कौन सी ऐसी बहुत
मतलब ऐसे इश्यूज हैं जो आपको लगता है कि बहरहाल वो ख़वातीन के लिए बहुत चैलेंजिंग होते हैं? ऐसा है कि लोगों को ना बेसिक ह्यूमैनिटीज के बारे में नहीं पता। देखिए, औरत हो या मर्द हो, औरतें भी तो कई दफा साइकोलॉजिकली मर्दों को तंग कर रही होती हैं ना, मर्द भी कर रहे होते हैं। मुझे ये लगता है कि ये हमारे मुआशरे का मसला है। वो किसी की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट नहीं करते। उनको लगता ही नहीं अगला बंदा इंसान है। जो खुद के लिए कर रहे हैं, वो कहते हैं ना, आप जब दुआ करते हैं तो अपने लिए वो कहते हैं कि जी अल्लाह मियाँ जो है ना हमारे रिस्क में इजाफा कर, दूसरों के लिए कहते हैं अल्लाह इनको हिदायत दे। दुआ ऐसे करते हैं। तो ये जो आप इसकी बात कर रहे हैं ना, आदमियों के मुआशरे में औरत का को क्या किस तरह से, मतलब मेरे केस में बाबर को इसलिए बार बार वो ट्रिब्यूट वाली चीज है करती हूँ कि जिस बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं, फ्यूडरल बैकग्राउंड है जमींदारी वाली, वहां पे पर्दा करती हैं औरतें। बिल्कुल, हम भी जब गांव जाते हैं तो ऐसे मुंह कवर, हाथ भी कवर, आंखें के भी ऐनक लगी हुई वाला सिचुएशन है मेरे हस्बैंड के गांव में। और वहां पे जिस वक्त मेरी जो मदर इन लॉ है, अब उनकी डेथ हो गई भी है, तो वो मेरे हस्बैंड से कहती थी कि यार की करिए कुड़ी इसी लेके आए यहाँ, जॉब कर दिए और इस तरह जो है। और बाकी जो उसकी इनकी कजन्स वगैरह थी, उनकी पास 2-2 3-3 मरबे उनके नाम पे जमीनें थी और वो ज्वेलरी और वो सब पहनते थे। तो मैं जब उनसे दोस्ती कर ली ना मेरी मदर इन लॉ से, तो मैं उनको ये कहती थी कि अम्मा आप फख्र किया करें इस बात के ऊपर कि माँ बाप के पैसों से 50 तोले सोना लेके पहनना जो है ना, वो अच्छी बात है कि एक ऐसी बहू होना आपके पास अच्छी बात होगी, आपके लिए फख्र की बात होगी कि वो 50 तोले सोना वो खुद खरीद सकती है अपने पैसों से। तो खुश तो बड़ी होती थी। मोटिवेट करती थी मैं उनको। अब इस तरह की चीजें फिर मैं गांव में भी जाती हूँ क्योंकि मुझे सपोर्ट मिली उस एरिया के बावजूद। बाबर की इतनी स्ट्रिक्ट फैमिली, उनको कई दफा तो लोग उनको ये भी कहते रहते थे कि यार बीवी की कमाई खाएगा, और ये इस तरह साथ काम करते हैं ना। आपको पता है पाकिस्तान में लोग कैसी बातें करते हैं, उनको तो समझ ही नहीं है कि कैसे बात कर देनी है, बस बोल देना है। अच्छा, फिर ये है कि बीइंग अ फीमेल, और फिर ये है कि एक प्रोफेशन में भी, मतलब फिर हमारे यहाँ बाइसेस भी हैं, प्रोफेशनल राइवलरीज भी होती हैं, तो ये मतलब ये और मुश्किल नहीं हो जाता इसको, एक बड़ा जो प्रोफेशन इस तरह का जहाँ पे मेरे उसमें लिए इसलिए कैसे? मुश्किल नहीं होता। मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा रूल है जो जिसने मुझे बहुत बहुत ज्यादा जिंदगी में हेल्प किया है। बहुत एक मिसाल के तौर पे मतलब मैं बता दूंगी। कहते हैं कि मेरा फेवरेट जुमला है ये, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो मुझे ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसले नहीं आए। मैं हर बंदे की, वो झाड़ू मारने वाला क्यों ना हो ना, उसकी जो ड्यू रिस्पेक्ट है ना इंसान की जो है, मैं उसको देती हूँ। मेरे साथ कंपैरेटिव वाला सीन कभी नहीं होता। अच्छा, ये बताइए, जो हमारा सिस्टम है उसमें क्या ऐसी सपोर्ट है जो चाहिए होती है जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको? थोड़ा माइंड को चेंज करना चाहिए। तो पहले मैं इस तरह की होती थी, जैसा मैंने आपको बताया ना, पहले मेरे माइंड में आता था कि मैं लड़कियां ही बना दूं सारी, जो है वो लड़कियों को ही प्लम्बर बना दूं, लड़कियों को ये बना दूं और सब कर लूं। सलोन के बाद ना मेरा माइंड सेट चेंज हो गया। विमेन एचआर इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस अच्छा। टू हैंडल देम। मतलब आप मर जाएंगे, आप उनको ये नहीं समझा सकते कि यार क्लाइंट आया हुआ तो आपने चुप रहना है, नहीं बताएंगे आपको। इतनी बड़ी आपने जगह बना ली है। अच्छा, अब उनको क्या मसला है, फलानी बंदी ने फलानी से दोस्ती कर ली है, ये तो मेरी दोस्त थी, इसने उससे बात क्यों की है। मतलब ऐसे बेसिक बच्चों बातों पे गए हैं जो मैंने बचपन में भी कभी नहीं सुनी हुई थी। अब जाके मुझे रियलाइज हुआ है कि यार पढ़ाई की कमी जो है ना इंसान को कहाँ ले जाती है। तो मुझे जो है ना औरतों को लेके इस चीज को मसला रहता है कि वो अपने आप को ग्रूम नहीं करती हैं। और वो जैसे आदमी होते हैं ना, टू द पॉइंट बोलते हैं, छोटी बात करते हैं। ऐसे आपने देखा कभी आदमी जो थोड़े से रफ होते हैं और हर बात में बोल रहे होते हैं, नाउजी हो रहे होते हैं, उनको लोग कहते नहीं है जनानी है। कहते हैं ना कि जनानी की तरह ये हो रहा है, बीच में फुप्पी बना हुआ है या बनी हुई है। सेम उसी तरीके से ना मेरा ख्याल है आर्किटेक्ट जो है ना औरतों के मर्द होते हैं। तो मैं तो बहुत वैसे मैं वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट पे अगर काम कर रही हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि उनको पहले बेसिक एथिक्स सीख लेने चाहिए। मैं सिर्फ वुमेन पे नहीं काम कर रही हूँ। मेरा जो ऑफिस है ना, बेशक वो लासगाल हो, बेशक स्टारडेक हो, इसके अंदर हमारा एक तो कास्ट का कोई मसला नहीं है, रिलीजन का कोई इशू नहीं है,
शिया सुन्नी वहाबी वाला सिस्टम मेरा कोई अलाउ ही नहीं है वहाँ पे। उसके बाद ये सीन है कि मेल फीमेल बराबर हैं, और तीसरी बात जो ये है कि मैं ट्रांसजेंडर्स को भी सपोर्ट करती हूँ। तो मेरे ऑफिस में इधर भी और उधर भी 2-3 ट्रांस हैं। एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स का इशू जो आपको लगता है कि चाहे वो फीमेल है, चाहे वो मेल है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, वो पाकिस्तान में एक इशू तो हर एक ह्यूमन रिसोर्स के लिए है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके। नहीं लेंगे, हालांकि हमारे मजहब का ही कोर हुआ है। देखें, मैं मेरी अगर मैं कंस्ट्रक्शन का ही बताऊं, फर्ज करें कि आपने घर बनाना है, आप मेरे पास आए हैं, आपको तो अवेयरनेस है, आपकी पूरी कोई जिंदगी की जो जमा पूंजी है, घर जो है वो समझे 6-7 करोड़ में बढ़ना है, जमीन आपके पास है। मैं अगले के पैसे को अपना पैसा समझूंगी तो मैं उसको वैसे लगाऊंगी ना। मुझे इनसे ये टेंशन होती है, अपने बच्चों से मैं पूछती हूँ कि यार तुमसे जो ये गलती हुई है सुपरवाइजर से, एस से, तुमने कहा यार ये दीवार गलत बन गई है, टेढ़ी बन गई है, उसको तोड़ोगे, दोबारा बनाओगे, ब्रिक्स जाया, सीमेंट जाया, लेबर जाया, टाइम जाया, सब कुछ हो गया। पहले क्यों नहीं देखा कि गलत बन रही थी? पहले नहीं देखते, फोर्स ही नहीं करते, वेट करते हैं कि अगले का नुकसान हो जाए। हमें नहीं चाहिए ये वाली बात कि हमारी जो क्या कहते हैं तरबियत है, हमारा जो मजहब है, या हमें उसके अंदर भी ये बात सिखाई गई है कि हलाल जो हमने कमाना है, उस हलाल में ये वाला पार्ट शामिल नहीं होता कि हम किसी के पैसे को कैसे बचाएं। लेकिन नहीं होता। ये जो डिफरेंसेस आ गए हैं ना, मुझे ये लगता है ये ब्लड में ही आ जाते हैं इंसानों के। जब आप पेरेंट्स जो है इस बात को नहीं सोचते कि वो हलाल कमा रहे हैं, हराम कमा रहे हैं, जब भी पैसा मिक्स हो जाता है आगे जाके वो, मुझे लगता है जनरेशन जो है ना वैसी ही बन जाती है। आपके चले आपके जो हस्बैंड है वो तो अब आपके पार्टनर हैं, वो तो सपोर्ट में है, तो आपके बच्चे आपके सारी बिजनेस जर्नी को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप तो अक्सर अवेलेबल नहीं होती उनके लिए? नहीं, मेरे बच्चे छोटा वाला बच्चा है ना, वो थोड़ा आर्टिस्ट टाइप है, वो एंजॉय करता है मेरे साथ ही। जो बड़ा बच्चा है मेरे साथ साइड्स पे ही होता था। वो जब वो छोटू था ना, तो तब मैं इस तरह से इतने सर्वेंट्स भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, नया स्टार्टअप था, एक ही बच्ची होती थी, वो मेरे साथ ही होती थी, तो हम उसको हर काम पता था, सीमेंट, सैंड, बजरी, ये वो सब, वो हथौड़ी लेके ना वो हर साइड पे खेल ही रहा होता था, सबका लाडला बना होता था। तो वो बच्चे कैसे लेते हैं, वो बहुत प्राउड फील करते हैं इस बात को लेके। और मेरे बच्चों की तरबियत जो है ना, मेरे, क्योंकि वो दोनों बेटे हैं, एक 11 ईयर्स का, एक 6.5 ईयर्स का है, तो बाबर ने इस बारे में बहुत वो रखा है कि दोस्त हैं, रखूं मैं इनको, और वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इस बात पे। तभी ऐसा हो ना, मतलब सोचें कि वॉशरूम में उनको मुझे बुलाना पड़ गया है कि ममा आप आए, बाबा नहीं है, पैम्पर चेंज कर लें या कुछ इस तरह, तो मुझे थैंक यू कर रहे होते हैं कि सॉरी ममा, मतलब आपका काम नहीं था लेकिन हम आपको करना पड़ गया। या कभी बीमार होके उल्टी कर दें, उस तरह वाली सिचुएशन। बड़े हेल्पफुल है मेरे बच्चे इस मामले में, और वो बहुत प्राउड फील करते हैं। बल्कि आजकल की जबान में ना वो मेरा जो बड़ा बेटा है वो मुझे कहता है मम्मा आपका ऑरा है। तो ये भी आई थिंक बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर आपके बच्चे जो है वो आपकी लीडरशिप को इतना जो है वो एडमायर करते हैं, तो ये भी आजकल तो बड़ी ब्लेसिंग। तो ये बताएं कि अब मतलब है जो आजकल की जो यंग लड़कियां हैं जो आर्किटेक्ट बनना चाहती हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, क्या मैसेज देंगे आप उनको? जो आर्किटेक्ट बनना चाहती हैं बस वही आर्किटेक्ट बने जो बनना चाहती हैं। उनके लिए तो ये वाली बात है, जो नहीं बनना चाहती वो ना आए, क्योंकि बहुत टफ है। 5 साल जो पढ़ाई है वो तो टफ है ही है, उसके बाद ऐसा नहीं है ना कि आपने सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, रोज आपने नए लोगों से मिलना है, रोज नए लोगों से मिलना है। देखिए अब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हो जाए, मैं देख के बताती हूँ ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, फेस के जाविये से मैं बता सकती हूँ, इतनी पब्लिक डीलिंग होती है। और दूसरा सवाल क्या आपने किया? जो बिजनेस करना चाहते हो, वो बिजनेस जो करना चाहती है, वो ये कि छोटे से स्टार्ट करें और कंसिस्टेंट रहें। अच्छा, कौन सा ऐसा बिलीफ है जिसने आपको गाइड किया इस सारे जर्नी में? गिव एंड टेक, सदका करना। मैंने आज तक इंसानों से नहीं कुछ भी कहा। मैं परेशान हुई हूं ना जिंदगी में, जब भी मैं परेशान होती हूँ तो या बाबर से बात कर लेती हूँ, और कई दफा ऐसा होता है क्योंकि हम साथ काम करते हैं, हमारी लड़ाई हो जाती है फिर, तो मैं उनसे भी बात नहीं करती क्योंकि वो उस तरह से हैंडल नहीं करेंगे। मेरी हाइड आउट ये है कि बस मसाला बचाओ और बैठ जाओ, और उसके अलावा जो है ना बैठो और बस अल्लाह से थोड़ी देर बात करो और दिल हल्का करो, रो रो के उठ के वापस आ जाओ। फिर वापस के अब उसको मैंने, अब जब ये 1 साल
हुआ है ना हमारा इसको, तो मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई। बाबर ने मुझे कहा मैंने गलती तो नहीं की है सलोन वाला काम तुम्हें देके, तुम थक गई हो, बीमार हो गई हो। 2-3 दिन ना बस मेरा वो ब्लैकआउट वाला सीन हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा मुझे टाइम दें सोचने का। 3 दिन बाद ना उन्होंने कहा क्या सोचा है, हम बंद कर दें, नहीं रखे। मैंने कहा नहीं नहीं ये नहीं सोचा, मैंने सोचा है या मैं जिंदा रहूंगी और या फिर जो है ना ये सलोन बंद होगा, अगर हुआ तो फिर मैं मर जाऊंगी काम करना है मैंने। तो इस तरह वाला जो है ना वो मुझे फेलियर से थोड़ा इशू होने लग जाता है। तो मैं ये बता ही रही थी कि जो एक चीज है ना वो ये है कि एक दफा एक बात सुनी थी मैंने, 2 बातें बहुत मुझे हेल्प करती हैं लाइफ में। मैट्रिक के अंदर एक बात मैंने पढ़ी थी, हमें अरबी के अंदर ना सूरत अहज़ाब की आयत है, उसका तर्जुमा मैं पढ़ूंगी। उसमें उसने बोला कि अल्लाह कह रहा है कि और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पे गामजन ना कर दे कि तुम अदलो इंसाफ का दामन अपने हाथ से जाने दो। तो बायस्ड ना हो, बस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। और दूसरी बात जो है ना वो ये कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही होती हूँ किसी को भी लेके, मतलब क्लाइंट को कुछ भी हो रहा हो, कोई भी चीज हो, मुझे होता है मैं उसकी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं, कुछ भी ना करे। पता नहीं वो होता है ना ऐसे, कई दफा गलत भी होता है ये, हर बात में घुसना ठीक भी नहीं होता लेकिन अल्लाह से ट्रेड करती हूँ मैं। मतलब मैं वो दूसरी जो हसरत वाली बात बताने लगी थी आपको कि ये एक जगह पढ़ा मैंने कि ये बात मुझे पहले नहीं पता थी। मैंने पढ़ा कि जब आप किसी चीज की हसरत करते हैं तो अल्लाह ताला को अपने बंदे की हसरत करना पसंद है और उस हसरत के ऊपर सब्र करना भी पसंद है। जब आप हसरत करें और अल्लाह को उसके बदले, और मतलब आपको वो चीज मिल नहीं सकती, लेकिन आप उसके बदले अल्लाह मियाँ जो आपको देता है ना, जितनी नेकियां या बरकतें दे रहा होता है जब आप सब्र करते हैं, वो शायद ऐसी होती है कि आप कहो कि हर वक्त हम हसरत ही करते रहे। ट्रू, बिल्कुल ठीक। तो मतलब जब पढ़ना शुरू किया तब रियलाइज हुआ कि यार अच्छा बिजनेस जो है ना वो अल्लाह मियाँ ने कहा 90% बिजनेस ही है, रिस्क जो सारा है। तो मैंने बस फिर ट्रेड वाला जो सिलसिला है ना वो अल्लाह मियाँ के साथ रखा हुआ है। जब मुझे कोई चीज चाहिए है ना तो मैं अल्लाह से कहती हूँ शाम को ये मुश्किल होने वाली है मेरे लिए, कोई पैसे चाहिए हैं, कोई किसी क्लाइंट से मिलना है या कुछ भी होना है, तो मैं आगे से कहूंगी कि अब ये है कि अल्लाह मियाँ अब जो पहला बंदा मुझसे हेल्प मांगने आएगा ना मैं उसको बगैर सोचे समझे हेल्प कर दूंगी, अभी मुझे हेल्प चाहिए। चल, गुड टू टॉक टू यू। और आई थिंक एक तो हमें अपनी सोसाइटी में जो हमारी फीमेल सक्सेस स्टोरीज हैं उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो यंग बच्चियां हैं वो इंस्पायर हों और वो अपने जो कैरियर है उनको बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ जो है, और वो जो एक जनरेशन ने आई थिंक सत्तियाँ बर्दाश्त की हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अगली जनरेशन भी करे। और आई थिंक जो इम्पोर्टेंट बातें आपने की उनमें कंसिस्टेंसी मतलब इम्पॉर्टेंट है, हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट है, और आई थिंक कनेक्टेड टू योर क्रिएटर जो है आई थिंक ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो शायद आजकल जब हम बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं तो शायद वो भूल जाते हैं, हमारा जो अल्लाह से राब्ता जो है वो शायद कहीं पे कम हो जाता है। तो आई थिंक वो एट द एंड ऑफ द डे तो वो अल्लाह ही हमारी मुश्किलें आसान करने वाला है। तो अल्लाह मियाँ आपको और तरक्की दे और आपके प्रोजेक्ट्स जो है उसमें और आपको सक्सेस मिले, और देखते हैं कब आप इससे अगला प्रोजेक्ट कौन सा शुरू करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो चस्के वाली चीज है, जब आप एक दफा कर लेते हैं और सक्सेस हो जाता है ना तो अब यही है। मेरे तो घर वाले कहते हैं हमने गोली मार देनी है अगर 2 साल तक कोई मतलब मजाक से कह रहे होते हैं कि 2 साल तक तुमने सोचा भी, लेकिन मुझे हर दिन आइडिया आ रहा होता है, अब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है ना। थैंक यू फॉर कमिंग जी, थैंक यू। थैंक यू सो